बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 5th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। मैं आज यूनिवर्सिटी गई हुई थी, थोड़ा सा काम था, इस वजह से आज थकावट बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इसलिए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए अपना नावल स्टार्ट करते हैं कि उस्ताद की। उस्ताद, मैं बड़े दिनों से एक बात सोच रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। छोटे पुराने कपड़े से अपने तेल से हटे हाथ पूछता हुआ अदील के पास आ बैठा। अदील वर्कशॉप के लिए नए पीर से मंगवाने के लिए लिस्ट बना था, लेकिन छोटे की बात पर ठहर गया। क्या बात सोच रहे हो? अदील ने सवालिया नज़रों से देखा। पहले वादा करो कि जवाब ज़रूर दोगे। छोटे ने पहले वादा लिया। अदील को हैरत हो रही थी। ओके, ज़रूर दूंगा। तो फिर ये बताओ कि मुन्नी क्यों बदनाम हुई? छोटा संजीदा सा मुँह बनाकर बोला। हैं? अदिल को मजीद हैरत ने आंखें और दूर खड़े सल्लू और जैदी को देखकर वो छोटे की शरारत समझ के वो दोनों हंस रहे थे। बताओ ना उस्ताद, मुन्नी क्यों बदनाम हुई? छोटे ने इस्रार किया। डार्लिंग, तेरे लिए, इसने बेसाख्ता का छोटा खुशी और फतह के एहसास से कह के लगाता उठ के सल्लू के पास जा खड़ा हुआ। देखा, उस्ताद को भी पता मुन्नी मेरे लिए बदनाम हुई, तुम तो सिर्फ नाम के सलमान खान हो। इसे सल्लू को चिढ़ाया। तेरे लिए बदनाम होने से बेहतर था मुन्नी मरी जाती। सल्लू छोटे को बड़े धकेलता हुआ गाड़ी के इंजन पर झुक गया। ओए होए, गलती वैसे सही की थी सल्लू ने। यार तू शीला की जवानी गाना शुरू कर दे। जैदी ने सल्लू को थपकी दी। और ये फिर कहेगा शीला तो इसकी मंगेतर रही है। सल्लू ने छोटे को घूर के देखा और अदील इनकी शरारत और छेड़छाड़ पर मुस्कुराता दोबारा लिस्ट की तरफ मतवज्जा हुआ। और इन लोगों का पूरा दिन किसी न किसी कहानी या फिल्म पर बहस और नोक झोंक होती रहती थी। और कुछ न बस चलता तो एक्टर्स को गुफ्तगू में घसीट लाते, और जो जिसका दीवाना होता इसके बारे में मालूमात का ख़जाना भी रखता था। और ऐसे चक्रों में अगर वर्कशॉप का कोई काम अधूरा रह जाता तो बाबू इम्तियाज़ के हाथों इनकी शामत आ जाती। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा था। यार बातें करने के साथ साथ काम भी कर लिया करो। गाड़ी आज ही ठीक करके शेख साहब के घर पहुंचानी है। उस्ताद ताकीद करके गए। अदील ने बिलाकर इनको टोक ही दिया। और उस्ताद ने यह भी ताकीद किया कि शेख साहब पैसे न दे तो गाड़ी इसी तरह वापस वर्कशॉप ही ले आना। छोटे ने हंसते हुए कहा। फिर शेख साहब खुद गाड़ी की तरफ भागते हुए पीछे आएंगे, गाड़ी की तरह। सल्लू ने भी हिस्सा लिया। अदील चाहते हुए अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका था। चलो बातें बाद में करना, पहले काम ख़त्म करो, इसने संजीदगी तारी करते हुए कहा। उस्ताद, सारा दिन काम ही तो करते रहते हैं, जैदी ने बेजारी से कहा। और एक कम वक्त सारा दिन काम करते तो क्या काम के पैसे नहीं लेते? बाबा इम्तियाज़ ने अंदर आते हुए इसकी बात सुन ली और जैदी एकदम उछल पड़ा। नहीं उस्ताद, मैं तो वैसे कह रहा था। इसने फ़ौरन सफाई पेश की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू कितना हड हराम है, काम चोर है तू। बाबा इम्तियाज़ को मौका मिल गया से खरी खरी सुनाने का। जैदी सर झुकाए सुनता, और बाकी दोनों बड़ी शराफत और मेहनत का मुजाहरा करते खुद ब खुद अपने अपने काम में लग गए थे। इनको बातें सुनाकर बाबा इम्तियाज़ अदील के करीब आ रुके। ओए होए, बन गई लिस्ट? जी बन गई। अदील अपनी जगह से खड़ा हो गया। कितना खर्चा आएगा? वो टोटल हिसाब पूछ रहे थे। तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का सामान होगा ये सारा। अदील ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। तो फिर ऐसा करो कि सामान को कल गुजरावाला जाकर ले आओ। बहू मीत की मार्केट में जाना, मेरा नाम लेना, वो सारा काम सस्ते रेट में, सामान सस्ते रेट में देंगे। इन्होंने इसे समझाया। ठीक है, मैं जाकर ले आऊँगा, आप सब कुछ समझा दीजिएगा। इसने इस बात में सर लाया। शाम तक सब समझा दूँगा और सामान के लिए रकम भी दे दूँगा। बाबा इम्तियाज़ को इस पर भरोसा था, इसलिए वह छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी से सौंपते थे। जैसे आपकी मर्ज़ी, वो सारतमंदी से बोला। और हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बा जी कैसे? बाबा इम्तियाज़ कुछ याद आने पर वापस मुड़ते हुए ठहर गए। अब अब्बा जी की तबीयत के लिए मैं क्या कहूँ? अदील ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्योंकि इनकी तबीयत वैसी है जैसे पिछले 2 सालों से चली आ रही है। अब कौन सा इलाज करवा रहे हैं जो इतनी जल्दी फ़र्क आ जाएगा? अदील जैसे अपने आप पर तंज कर रहा था, हालांकि बड़ा साबर शाकर सा बंदा था। तो इलाज क्यों नहीं करवा रहे? बाबा इम्तियाज़ का सवाल बहुत बेसाख्ता था। अदील बाबा इम्तियाज़ को देखता रह गया। चुप क्यों हो गए? उस्ताद, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरे अब्बा जी बीमार है, ना चल फिर सकते हैं, ना खुद कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि मेरी 5 बहनें भी हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी ज़ाहिर है मेरी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में घर का निज़ाम चले, फिर किसी बीमारी का इलाज। अदील ने इनको सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। बाबा इम्तियाज़ चुप रह गए। इन्हें यह भी एहसास हो गया कि अदील इतना खामोश और संजीदा सा क्यों रहता है। देखिए उस्ताद, मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ, जहाज़ का इंजीनियर नहीं हूँ कि एकदम से मेरे घर के सारे मसले हल हो जाएंगे और पूरा महीना गाड़ियों की मरम्मत होगी, तब जाकर तनख्वाह मिलेगी। एनीवे, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा, बस अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। इसने बाबू इम्तियाज़ के कंधे पर हाथ रखते हुए उल्टा इन्हें तसल्ली दी। बाबू दिल, तू तो वाकई बड़े हौसले और बड़े सब्र वाला है। बाबू इम्तियाज़ आहिस्ता से सराहने वाले लहजे में बोला। उस्ताद, मुश्किल और मुसीबतें खुद इंसान को सब्र और हौसला सिखा देती हैं। इसमें किसी की तसल्ली और हिदायत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सब कुछ खुद ब खुद आ जाता है। अदील का अंदाज ठहरा हुआ था। अल्लाह तुम्हें इस सब्र का अजर देगा। इन्होंने इसका कंधा थपका। आमीन।
वो आहिस्ता से कहकर काम की तरफ मतवज्जा हो गया, लेकिन बाइम्तियाज़ का ध्यान काफ़ी देर इसी की तरफ लगा रहा। वो आजकल काफ़ी जल्दी उठ गया था और जॉगिंग पर जाने की बजाय शावर लेने बाथरूम में चला गया। 10 मिनट बाद शावर लेकर बाहर निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आ जाओ। इसे पता था बाहर कौन होगा। जी साहब, किस वक्त निकलना है? गुलाब खान हुक्म की तामील के लिए तैयार खड़ा था। 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, 8 बजे की फ़्लाइट है और सुबह सुबह इतना रश होता है कि रास्ते में लेट होने की बजाय बेहतर हम ज़रा पहले पहुंच जाए। वो अपने बालों में तौलिया रगड़ते हुए बोला। जी साहब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। गुलाब खान ने इत्तफाक किया। ओके, तुम गुल से कहो कि वो जल्दी से नाश्ता बनाकर तैयार हो जाए, हम रास्ते में इसे नबील के घर ड्रॉप कर जाएंगे। इसने वार्डरोब खोल कर अपने कपड़े निकाले। जी साहब, कह देता हूँ, गुलाब खान सर हिलाते हुए बोला। और जुल्फ़ी से कहो अब तुम्हारी सिर्फ नाइट ड्यूटी नहीं बल्कि फुल टाइम जॉब होगी। इसने एक और हुक्म सादर किया। फुल टाइम? गुलाब खान को हैरत हुई। हाँ यार, तुम्हें हज़ारों कामों के लिए इधर से उधर भागना पड़ता है और आजकल के हालात ऐसे हैं कि ज़रा देर के लिए भी गेट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए बेहतर कि जुल्फ़ी को पक्का पक्का वॉचमैन रख लिया जाए। तुम्हारी प्रॉब्लम और भागदौड़ कम हो जाएगी और वो भी एक जगह टिक जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? इसने आखिर में गुलाब खान से इस्तफसार किया। साहब, मेरा ख्याल आपके ख्याल से अच्छा नहीं हो सकता। आपने जो भी सोचा बेहतर सोचा। इसे भला क्या एतराज़ हो सकता था? लाहौर के गुलाब खान का काम कटेगा, उन्होंने गुलाब खान होर की चाहिए। ठीक है, जाओ तुम गाड़ी तैयार करो, मैं आ रहा हूँ बस। इसने गुलाब खान को इजाज़त दी, खुद तैयार होने लगा। 10 मिनट में तैयार हुआ और नाश्ता किया। जब तक वो गाड़ी में बैठा गुल भी चादर लेकर आ गई। गुलाब खान इसके लिए बैक डोर खोला तो पीछे बैठ के खुद आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। आज गेट पर गुलाब खान की बजाय जुल्फ़ी था। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई इसने गेट खोल दिया और साथ ही साथ के इशारे से दिलावर शाह को सलाम किया। जवाबन वो भी इशारे से सलाम कहना नहीं भूला। स्पीड बढ़ाओ यार, इसने घड़ी देखते हुए कहा। साहब, हम 7 बजे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर होंगे। गुलाब खान को अपनी ड्राइविंग पर यकीन था। दिलावर अपना मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। दूसरी तरफ इसका मुंशी कादिर था। मैं आज कोर्ट नहीं आ रहा, तुम ऑफिस का चक्कर लगा लेना। सर, आज तो बहुत अहम केस। कादिर, मैं जानता हूँ ये केस कितना अहम है, लेकिन मेरे दोस्त नबील से ज़्यादा अहम नहीं। मैं अगली तारीख पर सब हैंडल कर लूँगा, तुम बस तारीख ले लो। इसने मुंशी को समझाया। दिलावर शाह ने कभी भी अपने किसी काम में कोताही नहीं की और ना ही अपने क्लाइंट्स को ख्वार करता था। बस आजकल इसकी मसरूफियत ऐसी बढ़ गई थी कि इसे ये सब करना पड़ा था। आप कल तो कोर्ट आएंगे ना? कुछ कह नहीं सकता, कल का काम तुम्हें कल ही बताऊँगा। सर, वो मोमिना बीबी। प्लीज़ कादिर, मैं इस वक्त किसी भी मोमिना बीबी को डिस्कस नहीं कर सकता, ये काम फिर कभी भी उठा देखो। इसने कादिर को रोक दी। सॉरी सर। ओके, रात को मुझे फ़ोन करके सारी तफसील बता देना। ठीक है सर, इंशाअल्लाह हाफिज़। इसने फ़ोन बंद कर दिया और अगले 5 मिनट में गुल को नबील के घर ड्रॉप करने के बाद वो लोग एयरपोर्ट की सिमत रवाना हो चुके थे और गुलाब खान के कॉल के मुताबिक ठीक 7 बजे वो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। गुलाब खान गाड़ी में बैठा रहा जबकि वो अंदर चला गया। फ़्लाइट की टाइमिंग पर का एक बार फिर पता करना था। अच्छा जी, चल दोस्त, तेरा एडी एक्साइटमेंट तो बन दी है। आज़ा ने सुबह उठते ही सबसे पहले अपना लैपटॉप ऑन करते अपनी मेल चेक की और एक मेल पर इसकी नज़र जम गई और बुरी तरह चौंका। ये मेल टेलीफोन एक्सचेंज के सुपरवाइज़र फैज़ान हामिद ने की थी। वैसे लाख दिलाना आज़र साहब, कल तो मरिया जा रहे सी एड्रैस पता करने वास्ते, बोला नाम पता करने वास्ते, ते हुण जो सुत्तिया मरिया पिया सी, अगले दिन उठ के होश आई तो मैं ईमेल सी जिस पे उन्होंने आज़र के मतलूबा नंबर का डाटा बताया था। वो नंबर इस अस्पताल का नंबर था जहाँ इस वक्त खैरू बाबा एडमिट थे। आज़र इस नए इंकशाफ पर एक बार फिर साख्त सा बैठा रह गया। सारी गुत्थी इस कदर उलझी हुई थी कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि किसी राहत ही नहीं आ रहा था। उफ, अब किस किस चीज़ का पता किया जाए? वो लैपटॉप इसी तरह छोड़कर बेड से खड़ा हो गया और कमरे में काफ़ी इसतरारी अंदाज में टहलने लगा था। फिर न जाने क्या सोचकर बेडरूम से बाहर निकला। इस वक्त सुबह के 6 बजे का वक्त था और हवेली में चहल पहल की खासी कमी थी। आसिया फंदी ड्राइंग रूम में कुरान पाक पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने आहिस्ता और एहतराम से सलाम किया। जो आपने इन्होंने एक नज़र से देखकर सर हिला। आज़र का इरादा नेक्सी में जाकर दानियाल को जगाने का था, लेकिन फिर इसके आराम का ख्याल करके रुक गया और अपना जहन कुछ रिलैक्स करने के लिए चाय पीने का सोचा। वो वसी और इस किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था कि कदम वहीं ठिठक के कोमल चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख रही थी। क्या कप चाय का मुझे भी मिल सकता है? आज़र की आवाज़ पर कोमल एकदम इसकी सिंध पलटी। आज़र दरवाजे के पीछे पीछ खड़ा था। ढीले ढाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस सादा स्लीपर पहने बेतरतीब से हेयर स्टाइल के साथ वो इसके दिल को और भी धड़का गया। ये क्या पागलपन है? आज़ा ने आगे बढ़ के झटके से कोमल को अपनी सिमत खींच लिया। कोमल चकरा गई। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। आज़ा ने इसका दुपट्टा खींच कर पड़े फेंक दिया। खड़े खड़े कहाँ गुम हो जाती हो? आज़ा सख्ती से झिड़क रहा था और कोमल फटी फटी आंखों से कभी आज़र को कभी फर्श पर जलते अपने दुपट्टे को देख रही थी। जब आज़र की सिमत पलटी तो दुपट्टे का पल्लू चूल्हे से जा टकराया था। दुपट्टे की बजाय कपड़ों को आग लग जाती तो? किचन में होते तो एहतियात किया करो। इसने हाथ बढ़ाकर चूल्हा बंद कर दिया। ये क्या हुआ? समरा बेगम किचन में दाखिल हुई, लेकिन वहाँ की सूरत हाल देखकर तड़प गई। वो दुपट्टे को पीछे से आग लग गई थी। वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, आज़ा ने इनको बताया। उफ खुदा, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इन्होंने आगे बढ़कर कोमल को थाम ली। इसे पानी पिलाएं, इसकी हवास ठिकाने पर नहीं है। इसने खुद ही ग्लास में पानी ढेल कर समरा बेगम की सिमत बढ़ाया। ये बदबू कैसी है? क्या जल रहा है?
सरबत बेगम भी अंदर आ गई। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। आज़िन को तसल्ली देता बाहर निकल कर कोमल इसे पीछे तक देखती रह गई। अपने लिस्ट को इस कदर फिक्रमंद होता देख इसे दिल को एक करार सा है। अपनी साथ की लिस्ट की परेशानी कोमल की रूह तक सरशार करके। हाय नहीं पागले, होर भी कोई होंदा उन्हें इदा ही करना सी। एक लम्हे में कितना कॉन्शियस हो गया था। समरा बेगम, सरबत बेगम और बाकी सब इसके लिए मुतफक्कर हुई थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुशी से रक्स कर रही थी। और वो जो किसी इरादे से अपने बेडरूम से निकला था, जू का तू वापस लौटा। अब इसे 8-9 बजे तक दानियाल के उठने का इंतजार करना था, लेकिन इस इंतजार के दौरान इसके दिमाग में तरह तरह की सोचें नाचती रही थी। चल फिर सोचा ना, ब्रेक डांस कर लें दे, तेरा की लेंदियाँ। अम्मी, मरियम कहाँ है? किचन में। फारिग है? वो भला कब फारिग होती है? आबदा खातून मुस्कुराई। एमन वगैरह कहाँ है? कॉलेज के लिए निकल गई हैं। क्यों, क्या काम है? इन्होंने दिल को तजब्जब का शिकार देखा तो पूछ लिया। ये कपड़े इस्त्री करवाने थे, वो शर्मिंदगी से बोला। कौन से कपड़े? मरियम फ़ौरन किचन से नमूदार हुई। ये ग्रे। इसने कपड़े बरामदे में निकाल कर रखे हुए थे। ये क्या करने? वाइट पहन जाए। नहीं, वाइट ख़राब हो जाएंगे। ख़राब? हाँ, सफ़र के दौरान गाड़ियों में हज़ारों दाग लग जाते हैं। एक ही नया सूट है, वो भी ख़राब हो जाएगा। दिल ने मरियम को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया। वो समझ गई। जाना कहाँ है? आबदा खातून ने बेसाख्ता पूछ लिया। मम्मी, दरअसल ऑफिस के किसी काम से गुजरांवाला जाना है, शाम तक वापस आ जाऊँगा। इसने फ़ौरन माँ को तसल्ली दी। आप सचमुच गुजरांवाला जा रहे हैं? मरियम इसके कपड़े उठाकर अंदर आई तो मशकूक से लहजे में पूछा। सचमुच से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अदील ने सकफ़की से देखा। आप सच भी तो नहीं बोल रहे ना? मरियम, मैं वाकई गुजरांवाला जा रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ? वो बेयकीन हो रही थी। ये देखो पैसे, ये उस्ताद ने दिए, वर्कशॉप के लिए कुछ ज़रूरी सामान लाना है वहाँ से। इसने अपने तकिए के नीचे रखे पैसों का लिफाफा निकाल के सामने किया। ओके ओके, मुझे यकीन आ गया। मरियम पैसे देकर फ़ौरन मान गई और इस्त्री का प्लग लगाकर कपड़े इस्त्री करने बैठ गई। कुछ मंगवाना गुजरांवाला से? अदील नहा कर आया तो वो कपड़े इस्त्री कर चुकी थी और फर्श से इस्त्री और केस उठाते हुए एकदम हंस पड़ी। आप तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे इंग्लैंड या अमेरिका जा रहे हो। यार, हम गरीबों के लिए यही इंग्लैंड और अमेरिका है। हाँ, ये गरीबों का इंग्लैंड या अमेरिका है ना, इसीलिए यहाँ ना बिजली मिल रही है, ना पानी, ना आटा, ना चीनी। यहाँ मौत भी मिलती है तो बम धमाके की सूरत में। मरियम देखते देखते तलख होगी। अदील जवाबन कुछ ना कह सका। वो ठीक ही तो कह रही थी। नाश्ता बना चुकी हो? जी, आप जल्दी से आ जाइए। वो सर झटकती बाहर निकल गई। दिल को पता था मरियम हद से ज़्यादा हसास है, इसलिए वो इसका ख्याल सबसे ज़्यादा रखता था। अलबत्ता वो खुद भी काफ़ी केयरिंग थी, हर तरह एक का ख्याल रखती। वो हर एक के लिए हल्कान होती रहती थी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। अदील माँ से मिलकर अब्बा जी के पास गया, फिर मरियम को खुदा हाफिज़ के अल्लाह हाफिज़ कहते हुए घर से निकल गया। फ़ी अमान अल्लाह, मरियम धीमे से कहती हुई दरवाज़ा बंद करके बरामदे में आ गई। मरियम, साथ वाले घर से कौसर की आवाज़ सुनाई दी। जी बाजी? मरियम ने फ़ौरन पूछा। तुम्हारी सहेली का फ़ोन है, जल्दी आओ, होल्ड पर रखा है। कौसर बुलंद आवाज़ से पैगाम दे रही थी। अम्मी, वो फ़ातिमा का फ़ोन है। मरियम ने माँ को देखा। जाओ सुनाओ जाकर। आबदा खातून ने इजाज़त दी और मरियम दुपट्टा फैलाकर ओढ़ती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। वो गली में बहुत कम निकलती, इसका किसी के घर भी आना जाना नहीं था। कभी कभार ज़रूरत के वक्त कौसर बाजी के घर आती थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने घर में दाखिल होते सामने सेन में खड़ी कौसर बाजी को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी जाओ। इन्होंने कमरे की तरफ इशारे किया जहाँ इनका फ़ोन सेट रखा हुआ था। हेलो, कहाँ मर गई थी? दोबारा दुनिया में आते आते देर हो गई क्या? फातिमा इसकी आवाज़ सुनते चिढ़ गई थी। यार, आज तक दोबारा दुनिया में कौन है जो मैं आऊँगी? मरियम हंसी थी, से पता था फातिमा गुस्से में। मुझे तो यही लग रहा था कि तुम दुनिया से रुखसत हो गई हो। चलो यार, यही समझ लो मैं दुनिया से रुखसत हो गई। अब बोलो तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मरियम ने मतलब की बात पूछी। मरियम, क्या वाकई तुम मेरी दोस्त हो? फातिमा ने ज़रा अफसोस से पूछा। तुम्हें शक है? मरियम संजीदा होगी। हाँ, फातिमा ने इस बात में सर जवाब दिया। सर हिला इस बात में जवाब दिया। सिर्फ इसलिए कि परसों तुम्हारा बर्थडे मैं भूली हुई हूँ? मरियम ने सवाल किया। फातिमा हैरत से गूंग रह गई। मरियम को इसका बर्थडे याद था। तुम्हें याद था? वाइस्की से बोली। याद तो मुझे पिछले साल भी था, बस किसी मजबूरी की वजह से भूलना पड़ा। मरियम का लहजा इख्तिसारिया था। लेकिन इस बार मैं कोई मजबूरी नहीं देखूंगी। मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया, तुमने परसों शाम को मेरे घर आना। फातिमा ने हुक्म दिया। लेकिन फातिमा, लेकिन कुछ नहीं, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। मगर यार, मरियम ने बोलना चाहा। मैंने कहा ना यार, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। फातिमा अपनी मर्ज़ी चला रही थी। लेकिन फातिमा, मुझे अम्मी और भाई से तो पूछ लेने दो। इनसे भी मैं ही पूछ लेती हूँ। नहीं अम्मी, अब तो अब्बा जी के पास बैठी हूँ और भाई घर पर नहीं। मरियम ने इतला दी। भाई साहब कहाँ हैं तुम्हारे? फातिमा को ज़रा ठहर के इसका ख्याल है। फातिमा ने मरियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ इंटरेस्ट होता, भाई साहब जो बहुत इंटरेस्ट है। वो किसी काम से गुजरावाला गए में। गुजरावाला में कौन सा काम निकला है? फातिमा को हैरत हुई। ऑफिस का काम था शायद। मरियम को बहाना बनाना पड़ा। ऑफिस का काम गुजरावाला में? लेकिन कोई लोहा वगैरह ख़रीदना होगा, लोहा वहाँ से सस्ता मिल जाता है ना, इसलिए। फातिमा ने मजाक उड़ाया। पता नहीं यार, मरियम को कोफत होने लगी। एनीवे, तुम बाकी बातों को छोड़ो और मेरे घर के आने की तैयारी करो। और हाँ, किसी गिफ्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना वहाँ, वरना जू का तुम्हारे साथ वापस भेज दूँगी। बस मेरे लिए तुम्हारा मेरी पार्टी में चले आने सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा। फातिमा बहुत अपनाइयत से बोली। मरियम इसकी बात पर मुस्कुरा दी। थैंक यू।
ओके अल्लाह हाफ़िज़, मैं वेट करूँगी तुम्हारा और गाड़ी भी भिजवा दूँगी। फातिमा ने ताकीद करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मरियम ने रिसीवर हाथ में लिए चुपचाप सी बैठी रहेगी। वो तो कोई इनकार को बहाना भी सुनने को तैयार नहीं थे। घर के हालात इकरार भी नहीं करने दे रहे थे। वो खामोशी से उठ कर आ गई। खैरियत है ना? फातिमा ने क्यों फ़ोन किया? आबदा खातून मरियम को चुप सा देखकर परेशान होगी। जी खैरियत है। फिर तुम क्यों परेशान हो? परसों फातिमा की सालगिरह, इसने आने की दावत दी है। पिछली बार भी मैंने गई थी और ना इसे विश किया था। मरियम अंदर अंदर मुतफक्कर सी थी। कोई बात नहीं बेटा, चली जाना। चली जाओ? मगर कैसे? मरियम हफ्की से बोली। कैसे जाना चाहती हो? खाली हाथ नहीं जाना चाहती, वो तलखी से कहती चारपाई पर बैठ गई। तो मैं कब कह रही हूँ खाली हाथ जाओ? अल्लाह बेहतर सबब निकालेगा, मैं दिल से बात करूँगी। नहीं अम्मी, भाई से कुछ मत कहिएगा, इसने मना किया। क्यों? ख्वाम का इनको परेशान करेगी। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, अभी कल का वक्त दिन तो है ना। वो मरियम का सर थपकते हुए बोली और उठकर अंदर चलेगी। लेकिन मरियम वहीं बैठी सोचों में गुम होगी। इसे फिक्र ने खेल लिया तो हाँ तो गल सही, बेचारी नूं पैसे है नहीं पल्ले तो हुण फिर फटीक पै गई जान दी। अगला बंदा जितना मर्जी बोले कि तुमने गिफ्ट नहीं लाना, ये नहीं लाना, लेकिन खाली हाथ जज तो अच्छी नहीं ना लगती। दिलावर शाह आप ही है ना? किसी ने इसके अकब से इसके कंधे पर हाथ रखा हुआ जानी पहचानी से आवाज़ पर एक झटके से पलटा। नबील, इसकी आवाज़ और लहजे से खुशी का रास्ता पकड़ा था। दिलावर। वो दोनों एकदम एक दूसरे से बगल की रहे। कैसा शहजादे? दिलावर इसको भेजते हुए बोला। देख लो कैसा हूँ। नबील ने हंसकर जवाब दिया। इस दोनों की इस कदर मोहब्बत भरी जज्बाती मुलाकात पर कई लोगों ने बाकायदा ठहर कर इनकी इस मुलाकात का सीन देखा। माशाल्लाह, पहले से जवान हो गया। नबील का दिलावर का जुमला नबील को कहका लगाने पर मजबूर कर गया। तेरी यही बातें तो मुझे याद रखने पर मजबूर करती हैं। नबील शरारत से बोला। इस बात का भी हिसाब ले लूँगा तुमसे। तुम ये बताओ मदिया और आंटी कहाँ? दिलावर इसके अकब में देखते हुए बोला। वो भी अंदर है, सामान की चेकिंग होनी है अभी। नबील ने इशारा किया। यार चेकिंग में तुम लोगों का सामान ख़राब हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ। इसने कुछ सोचते हुए अपना सेल निकालो, किसी का नंबर डायल किया और वाकई इसकी सिफारिश काम आ गई। इनका सामान चेकिंग के हिसाब से बच गया और वो लोग जल्दी बाहर आ गए थे। भाई? मदिया बड़े वालहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ी। मेरी गुड़िया। वो सीने से लगी मदिया का सर थपकते हुए नरमी से मुस्कुराए। इस वक्त अगर इसके कोलीग इसे देख लेते तो हैरान रह जाते। इसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दिलावर शाह जो कोर्ट में खड़ा होता तो लफ्ज़ों की जगह आग उगलता था और सुनने वाले दम साध लेते थे। कैसी हो? वो इसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। बस ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? और आंटी कहाँ है? मदिया ने बतूल शाह का पूछा था। मैं ठीक हूँ मेरी जान, अम्मा इस्लामाबाद में। इनके कॉलेज में आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसलिए मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। दिलावर ने इसको जवाब दिया और आगे पढ़कर फ़ायज़ा शाह बेगम से मिला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने इनके सामने सर खम किया और इन्होंने दिलावर की पेशानी चूम ली। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। इन्होंने इसके कंधे पर हाथ फेरते हुए दुआएं दी। आमीन। नबी ने शरारत से आमीन का। बच्चा तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा, अभी घर चलो, बड़ी हवा लग गई है तुम्हें। दिलावर मदिया के हाथ से सामान से लदी ट्रॉली धकेलता हुआ आगे बढ़ा। दूसरी ट्रॉली नबील से कह रहा था। वो लोग वहाँ से अपने घर की ज़रूरत के लिए काफ़ी सामान लेकर आए थे। लाइए साहब। गुलाब खान लपक के करीब आया। नबील साहब की हेल्प करो, इसने इशारा किया। सलाम साहब। गुलाब खान ने नबील को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नबील समझ गया वो दिलावर का मुलाजिम है। लाइए साहब, मैं रखता हूँ गाड़ी में। गुलाब खान ने ट्रॉली के हैंडल इसके हाथ से थाम लिया। गुलाब खान, मैंने वैन हायर किया, तुम इस वैन में सारा सामान लेकर नबील साहब के घर पहुंचो, गाड़ी में खुद ड्राइव कर लूँगा। दिलावर ने सामान देखकर ज़्यादा देकर गाड़ी बुक करवा ली थी। जी साहब, जैसे आपका हुक्म। गुलाब खान सादतमंदी से बोला। चलो रखवाओ सामान गाड़ी में। दिलावर ने अपनी निगरानी में सारा सामान एहतियात के साथ गाड़ी में रखवाया। यार हर चीज़ के मामले में बहुत केयरिंग हो तू। नबील के बगैर न रह सका। हाँ, मैं दोस्त तो दोस्त, दुश्मन की भी बड़ी केयर करता हूँ। वो कहता लगाता अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा और नबील इसकी गाड़ी के करीब आकर ठहर गया। तो जनाब ने आजकल सरफ रखी हुई है? नबील सिल्वर कलर की चमचमाती गाड़ी को सताइशी नज़रों से देखते हुए बोला। बस जो करीबों को पसंद आ जाए। ओए होए। वो आजी से कहता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ के दूसरी साइड से दरवाज़ा खोलकर नबील भी फ्रंट सीट पर बैठ गया। वैसे यार ये प्राडो एंड लैंड क्रूज़र पजारो और सरफ में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है। नबील वाकई ठीक कह रहा था। इस गाड़ी की शेप भी प्राडो और लैंड क्रूज़र जैसी थी। बेशक फ़र्क ना हो, लेकिन यार पैसे का और नाम का फ़र्क तो है ना। दिलावर ने मुस्कुरा कर फ़र्क से आगाह किया। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने। पाकिस्तान में चीज़ों का दिखावा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन हो, चाहे गाड़ी, चाहे लड़कियों के हैंडबैग, बस सबकी यही कोशिश होती है कि इनकी चीज़ बाकियों से मुनफरिद नजर आए। नबील ने अपनी राय का इजहार किया। एक बात कहूँ नबील? दिलावर ने गाड़ी रोड पर डालते हुए कहा। कहो। लाहौर पाकिस्तान का दिल है और दिल में आकर ऐसी बातें मत करो कि दिल को नागवार गुजरे, इसलिए बेहतर है कि कोई और बात छेड़ो। इसने बड़ी नरमी और बड़े तरीके से नबील को समझाया। ओह यानी सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हो? नबील मानी खेरी से बोला। यही समझ लो, और इसमें कोई शक भी नहीं है। इसने कंधे उचकाए। वो दोनों इतनी देर बाद मिले थे, इसलिए इनकी बातों को बाहर निकलने का मौका मिल गया। जबकि पिछली सीट पर फ़ायज़ा बेगम के साथ बैठी मदिया चुपचाप लाहौर के मनाजिर देख रही थी। सड़कों पर खासी चहल पहल और गहमा गहमी थी। सब कुछ वैसे ही नजर आता जो वो लोग फिल्मों ड्रामों में देखते थे। वही सड़कें, वही रास्ते, वही लोग, वही बाजार। उफ, अब यहाँ इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनको किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं। इसे सोचकर ही कोफत और बेजारी होने लगी। वो गाड़ी में बैठे बैठे पहलू बदल के रह गई। दिलावर इसकी बेजार सी सूरत बैक व्यू मिरर में देख चुका था।
और कुछ भी कहने का इरादा मुलतवी करते नबील की तरफ मतवज्जो हो गया। अब्दुल्ला कैसे? फिट फाट है यार। और नगारिश भाभी? वो भी ठीक है, सारी फैमिली हमें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आई थी, नबील नॉर्मल से अंदाज में बोला। इसने ये भी नोट ना किया कि दिलावर ने अब्दुल्ला और निगारिश भाभी का हाल अहवाल पूछ लिया, लेकिन जरी का क्यों नहीं पूछा? वो भी तो अब्दुल्ला की फैमिली का हिस्सा थे। इसका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान चक्कर लगाने का? दिलावर गाड़ी का मोड़ काटते हुए बोला। जरी की स्टडी कंप्लीट हो गई तो फिर ही कोई प्रोग्राम बनेगा इसका। जरिए निगारिश भाभी को अकेले छोड़कर तो नहीं आ सकता वो, नबील ने अंदाजन जवाब दिया। यानी भी कुछ अरसा लगेगा। हाँ यकीनन, नबील ने इसकी बात की तायद की। खैर तुम आ गए तो वो भी आ जाएगा यार, जिंदा सोहबत बाकी है। इसने हंसते हुए कहा। वैसे यार एक चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है। वो अफसोस भरे लहजे में बोला। किस चीज़ का? तेरे पहलू में कोई गोरी मेम नहीं है इसलिए। इसने अफसुर्दगी और मायूसी का इजहार किया। ओए होए, जब तू लंदन से आता तो क्या तुम्हारे पहलू में गोरी मेम थी? नबील ने घूर के पूछा। यार यहाँ क्या लड़कियाँ मर गई थी जो मैं गोरी मेम लेकर आता? दिलावर चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। यानी तुम्हारे लिए यहाँ लड़कियाँ जिंदा और मेरे लिए मर गई हैं? नबील ने इसकी बात का मतलब अखज़ किया। जवाब में एकदम बार फिर फलक शगाफ कहकर लगा कर हंसा। आज इसकी दिली खुशी का इजहार इसके कहकों से हो रहा था। दिलावर बाज आ जा, नबील ने घूर के कहा। इनका आपस में बात करने का एक मखसूस स्टाइल था। दिलावर ने रहायशी एरिया में पहुंचते हुए इनके गेट के सामने हॉर्न दिया। चौकीदार ने फ़ौरन सलाम करते हुए गेट खोल दिया। वो गाड़ी अंदर ले आया। सब मुलाजिम दिलावर की हिदायत में इसके इंतज़ार में ड्राइवे पर खड़े थे। इसकी गाड़ी से उतरते ही इन्होंने सलाम करना शुरू कर दिया। शुक्र है तेरी ज़ात का जिसने इतने सालों बाद हमें अपने घर की चार दीवारी देखनी नसीब की। फ़ायज़ा बेगम ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। इनकी आंखों में इस वक्त शक्कर के आंसू थे, लेकिन इससे चंद कदम दूर खड़ी मदिया इस घर के मुलाजमों को, इस घर के दर दीवार को उसने भी नज़रों से देख रही थी। इसका चेहरा बिल्कुल सर्दोसपाट हो रहा था। यही वो घर था जो इसके बाप मुमताज़ हयात ने अपनी कमाई से बनाया था, और यही वो घर था जहाँ इसकी माँ फ़ायज़ा हयात दुल्हन बनकर आई थी। और इस घर से, घर वाले से बहुत अरमान वाबस्ता किए थे और बहुत से ख्वाब सजाए थे, लेकिन इतने ढेर सारे ख्वाबों पे सिर्फ दो ख्वाब जिंदा रह पाए, एक नबील हयात और एक मदिया हयात। और इन दोनों के सिवा बाकी सारे ख्वाब मर गए थे, बिखर गए थे, किरची किरची हो गए थे, क्योंकि इनके ख्वाबों के बाग को सैंचने वाला खुद बागी हो गया। और अब यही धड़का इन्हें बेटी की तरफ से लगा रहता था। मॉम अंदर चलें प्लीज़। नबील ने इनके कंधे पर हाथ रख के इन्हें सोचो के गर्दाब से निकाला। चलो। वो आंखों की नमी पहुँचती हुई इनके साथ अंदर आ गई। दिलावर मदिया के साथ बैठा बातें कर रहा था। चलो। औलाद ने किसी न किसी ने प्योते भी तो जाना ही सी। वो बेड पर नीम दराज से लेटे थे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस कम इन। इसकी इजाज़त पर अलीज़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अलीज़ा? वो फ़ौरन उठकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। इधर बैठो यहाँ। इन्होंने बेड पर अपने करीब बैठने को कहा। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, 2 दिन ऑफिस नहीं गया इसलिए आज ऑफिस से फारिग रहकर भी थकन हो गया। तो आप कोई टैबलेट ले लेते? नहीं बेटा, टैबलेट की ज़रूरत नहीं, चाय से थकन दूर हो जाएगी। आप आराम करें, मैं चली जाती हूँ। वो उठने लगी। बैठो मेरी जान, बैठो, और ये बताओ कि किस काम से आई हो? इन्होंने इसका हाथ पकड़ के बिठा दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं, फिर बात कर लूँगी। इसने इनकार कर दिया। पगली, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा सी थकन है, वो भी उतर जाएगी। तुम बताओ क्या कहने आई थी? इन्होंने इसका हाथ थपका। अलीज़ा इनके चेहरे को देखने लगी। वो इसी की तरफ मतवज्जो थे। पापा वो मैंने आपको बताना था कि हाँ हाँ बोलो बेटा। वो मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले, मेरी क्लास फेलो ने बताया कि पेपर्स की डेट शीट आ गई, शायद नेक्स्ट वीक पहला पेपर होगा। अलीज़ा ने अपनी परेशानी की वजह बयान की। फिर वकार अफंदी को भी सुनकर काफ़ी परेशानी हुई। पापा क्या मैं अब कॉलेज नहीं जा सकती? अलीज़ा ने काफ़ी सहमे हुए अंदाज में पूछा। अरे नहीं बेटा, क्यों नहीं जा सकती? इंशाल्लाह तुम कॉलेज ज़रूर जाओगी। वकार अफंदी ने से तसल्ली तो दे दी, लेकिन अंदर से खुद भी फिक्र और परेशानी में घिर गए। तुम पेपर्स के रोज़ कॉलेज जाओगी या फिर पहले भी? पापा पेपर से पहले होने वाले लेक्चर्स तो ज़्यादा अहम होते हैं, लेक्चर्स तो अटेंड करना ही होंगे ना। लीज़ा खुद भी परेशान होते जब का शिकार थी कि आजकल के मसले के बारे से जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो तुम्हारी गाड़ी का मसला, आज फारिग नहीं, वरना वही शोरूम चला जाता। खैर इस काम के लिए तो थोड़ा टाइम निकाल ही लेगा, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा मसला तुम्हारे लिए ड्राइवर रखने का। खैर बाबा काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और इस हादसे के बाद तो और भी कमज़ोर हो गए। इनकी उम्र अब घर बैठने की, ड्राइविंग करने के लिए। लेकिन बाबा किसी नए ड्राइवर के साथ कैसे सब कुछ मैनेज होगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि नया ड्राइवर रखना, इस पर एतमाद करना आसान भी नहीं है। फिर क्या होगा? अलीज़ा फिक्रमंद थी। कुछ हो ही जाएगा, तुम जाओ आराम करो, जाते जाते आज़र को मेरे बेडरूम में भेज दो। इन्होंने अलीज़ा को वहाँ से भेज दिया। थोड़ी देर बाद आज़र इनके सामने था। बैठो। वो दाएं दीवार वाले सोफे पे बैठ गया। फारिग थे तुम? जी फारिग ही था। नींद तो नहीं आ रही? नहीं। दानियाल कहाँ है? आयशा पप्पो को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर गया। आजकल बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तुम दोनों में, वो छेड़ने वाले अंदाज में बोले। क्या नहीं होनी चाहिए? वो भी मुस्कुराया। अरे क्यों नहीं बेटा, होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। तुम दोनों भाई हो, कज़न, और ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। जौरत तुमसे छोटा और जैन दानियाल से छोटा है, इसलिए तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इनके साथ तो हो नहीं सकती। इसलिए बेहतर है कि आपस में एक दूसरे को समझ लो। ऐसे भी दानियाल बहुत समझदार और सहारतमंद लड़का है, हर ऊँच नीच समझता है। वकार अफंदी की तारीफ़ कर रहे थे। डैड आपकी बात दरमियान में टोकने के लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। आज़र शाइस्तगी से बोला। बोर हो गया? नहीं बोर नहीं हुआ, बस लेट हो गया हूँ।
आज़ा ने रसान से कहा। लेट किस लिए? ऑफिस का काम, ज़रूरी काम निपटाना था। बेटा ऑफिस के काम के अलावा भी और बहुत से ज़रूरी काम निपटाने वाले पड़े हैं। कौन से काम? आज़ा सवालिया नज़रों से के देखने लगा। अलीज़ा के लिए नई गाड़ी निकलवानी है, इसके लिए किसी ड्राइवर या किसी गार्ड का बंदोबस्त भी करना है, इसके एग्ज़ाम सर पर है। वकार अफंदी ने अपनी परेशानी बयान की। क्या मतलब? कब एग्ज़ाम्स है? आज़ा चौंक गया। नेक्स्ट वीक। ओह, ये तो वाकई प्रॉब्लम हो गई, इसलिए तुम्हें बुलाया कि इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालो। क्या इस हादसे के बाद अलीज़ा ज़हनी तौर पर कॉलेज आने के लिए तैयार है? आज़ा को पता था कि वो अंदर से कितनी डरी सहमी होगी। यकीनन तैयारी होगी, वो खुद मेरे पास आई थी। इसके एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। गाड़ी का मसला तो कोई बड़ा मसला नहीं, जब तक शोरूम से गाड़ी निकलेगी तब तक घर से कोई और गाड़ी भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। असल मसला तो ड्राइवर का है। लेकिन डैड, ये काम तो मुबारक खान भी कर सकता है। आज़र बात करते करते इनसे सवाल कर बैठा। मुबारक खान ये काम कर तो सकते, लेकिन अगर इसे अलीज़ा की गाड़ी ड्राइव करने पर मामूर कर दी तो हवेली के और ऑफिस के बहुत से काम रुक जाएंगे। इसने बहुत जिम्मेदारियाँ उठा रखी हैं। वकार अफंदी भी अपनी जगह ठीक ही सोच रहे थे। जो काम मुबारक खान अंजाम देता तो वो कोई और मुलाजिम नहीं कर सकता था। तो फिर इतनी जल्दी कोई नया मुलाजिम मिलना भी तो बहुत मुश्किल है, वो भी कोई एतमाद का बंदा। आज़र वकार अफंदी की परेशानी ये की थी, बस बंदा एतमाद का हो। ये काम भी मुबारक खान कर सकता है। वकार अफंदी का ध्यान इस आदमी की तरफ चला गया जिसे काफ़ी रोज़ पहले मुबारक खान को काम दिलाने की घर से अपने साथ लेकर हवेली है। मुबारक खान? वो कैसे? इसके पास कोई आदमी है, इसे काम की ज़रूरत है। एक बार मुझसे मिल भी चुका है, नाम भी बताया था इसने, लेकिन मेरे जहन से महव हो चुका है। मेरे ख्याल में वही बंदा ठीक रहेगा। वकार अफंदी फैसला कर चुके थे। कौन आदमी? कुछ अता पता? वो भी पता चल जाएगा। मैं मुबारक खान से कहता हूँ वो सुबह ही से बुला लें। ठीक है, आप बुला लीजिए, लेकिन पहले सारी तसल्ली कर लीजिएगा। आज़र सोफे से खड़ा हो गया। और गाड़ी? गाड़ी का काम आप परसों पर रहने दें। हो सकता है कि मुझे कल काम के सिलसिले में कराची जाना पड़े। अलबत्ता कल गाड़ी की बुकिंग करवा दूंगा। आज़र ने इन्हें तसल्ली दी। आज़र, बात सुनो। जी डैड, इधर आओ। जी कहिए। इतने दिन हो गए तुमने कोई बात नहीं बताई, क्या बना इस मामले का? वकार अफंदी फायरिंग वाले मामले का पूछ रहे थे। डैड, मुझे कोई बात पता चलती तो मैं बताता ना, फिलहाल तो कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। इसने कंधे उचकाए। वो 2 लड़के जो खैर बाबा को अस्पताल लेकर गए थे, इनका कुछ पता चला? वकार अफंदी ने पूछ ही लिया। आपको किसने बताया? आज़र ठिठक चुका था। ये बात तो इसने छुपाई थी इनसे। क्या तुम नहीं बताओगे तो हमारा दुश्मन भी नहीं बताएगा? इन्होंने अपने मोबाइल की तरफ इशारा किया, यानी वही मैसेज इनके नंबर पर भी आया था। ओ, इसने गहरी सांस खारिज की। ना इन लड़कों का पता चला, ना ही अस्पताल के रिसेप्शन पर कॉल करने वाले आदमी का। इन लड़कों ने अपना नाम व पता गलत लिखवाया था। आज़र और दानियाल अंदर ही अंदर भाग दौड़ कर चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अब गुज़िश्ता 2 दिन से हर तरफ सुकून ही सुकून नजर आता। 2 दिन से कोई मैसेज और फ़ोन कॉल मौसूल नहीं हुई और ना ही कोई और एक्शन सामने आया। ठीक है बेटा, तुम ज़रा टेंशन ना लो और आराम करो। ओके, गुड नाइट। आज इनको गुड नाइट कहता कमरे से बाहर निकल गया। लगता है 0 मीटर है। साइम ने पास से गुजरती लड़की को देखकर खबात से कमांड पेश किया। लाख दिलान साइम, क्यों तो इंजीनियर है क्या? कामी ने आंख दबाकर कहा। यार, इतना तजर्बा तो हो ही गया कि लड़की को देखकर इसकी खूबी और खामी का पता चल जाता है। साइम ने फक्रिया बोला। फिर तो तुम्हें इंजीनियरिंग की डिग्री मिलनी चाहिए। जोरत और कामी हाथ पे हाथ मार के हंसे। मैं भी तो यही कहता हूँ, साइम ने तायद की। चल कामी, यार इसे जूतों का हार पहना। जोरत ने शाने बेनियारी से कहा। तेरी तो। साइम जोरत को मारने के लिए लपका। ओए साइम, रुक, एक और आई है। कामी ने दूर से आती लड़की को देख के इशारा किया। ओए लोफर, तुझे शर्म नहीं आती लड़कियों को ताड़ते हुए? घर में माँ बहनें नहीं है? वो लड़की करीब आ चुकी थी, इसलिए कामी की आवाज़ सुन चुकी थी। जोरत और साइम एकदम इसके अचानक दुर्गत पर मुँह छुपाते हुए अपनी हंसी रोकने लगे। मैंने तुम्हें कब ताड़ा है? कामी ने हैरानी से और मासूमियत से पूछा। तो क्या अपनी अम्मा को ताड़ रहे थे? वो लड़की खासी मर्दमार किस्म की लड़की थी। वो इन लड़कों को देखकर डरने सहमने वाली नहीं थी। जौदत, साइम, इसने दोनों को पुकारा। लफंगे कहीं के, सड़क चाप। वो इन तीनों पर खून ख्वार सी नजर डालती आगे बढ़ गई। हा हा हा। वो दोनों कहके लगाते हुए इसके दाएं बाएं खड़े हुए। साइम, ये 0 मीटर थी या सेकंड हैंड? जोदत ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। ये तो चलता फिरता रॉकेट थी यार। साइम ने शरारत से कॉफ़ी को देखा, वो अपना सर खुजा रहा था। कामी को देखा, वो अपना सर खुजा रहा था। इसलिए तो कहता हूँ हर काम में अपना एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए। जब हमें हमारी क्लास की लड़कियाँ प्लेट में सजी सजी मिल जाती है तो हमें तो मुंह मारने की क्या ज़रूरत है भला? जोरत ने इसको छाड़ा। मैंने इसे कब छेड़ा? मैंने बस साइम को दावत दी थी। चल यार, तुमने नहीं छेड़ा, लेकिन वो तो तुम्हें छेड़गी ना। जोरत ने मजाक उड़ाया। इतने में इसका सेल बजने लगा। पैंट की पिछली पॉकेट से सेल निकाल कर देखा तो इसकी आंखें चमक उठी। किसका फ़ोन है? साइम और विकी ने बेक वक्त पूछा। जोदत ने सेल इनके सामने कर दिया। ओहो, बैठे बैठे किस्मत जाग उठी। हेलो, वो कॉल अटेंड करते हुए बोला। कहाँ हो? जहाँ भी हो, तुम्हारे इंतज़ार में हो। वो लहजे को गंभीर बनाते हुए बोला। इंतज़ार ख़त्म समझो। वो हंसी थी। सच्ची? जोरत चहका। हाँ, मुझे पिक करने आ जाओ। वो तैयार बैठी थी। और पिक करने के बाद इसने इस्तफसार किया। जहाँ तुम ले जाओ, जीती रहो, खुश रहो, मैं आ रहा हूँ। इसने फ़ोन बंद कर दिया। साइम, चाबी कहाँ है? जोरत बाइक पर सवार होते हुए बोला। तुम्हारी पॉकेट में। अरे नहीं यार, मैं फ़्लैट की चाबी का पूछ रहा हूँ। इसने झंझला कर कहा। तुम इसे लेकर फ्लैट पर जाओगे? नहीं, मैं इसे लेकर हवेली जाऊँगा। कभी किसी लड़की को ले ही जाओ तो अच्छा है। साइम ने घूरते हुए चाबी इसके हवाले की। थैंक यू, इसने कहते बाइक स्टार्ट की। बड़े खबीस है जोदत। यार, हमें अकेले छोड़ के जा रहे हो, हमारा टाइम कैसे गुजरेगा? हमें भी साथ ले जाते। कामी ने फरियाद की। जोदत हंसा। 1 दौड़ 0 मीटर देख लो।
इसने चोट के बाइक उड़ा ले गया, लेकिन कामी की आहें इतनी पुरअसर थी कि वो दिल की हसरतें दिल में लेकर रह गया। इसे आज़र की कॉल आ गई। कहाँ हो? आज़र का लहजा संजीदा और दूर टोक था। डिफेंस, औरत ने बमुश्किल जवाब दिया। डिफेंस क्यों? वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था। इसने बात बनाई। दोस्त से तुम बाद में मिलना, पहले खैरू बाबा के पास अस्पताल पहुंचो। क्यों, खैरियत? औरत छिटका। हाँ खैरियत ही, दरअसल मैं काम के सिलसिले में कराची जा रहा हूँ। मुबारक खान को डैड ने घर बुलाया, इसलिए खैरू बाबा के पास कोई और नहीं है। और दानियल भाई औरत ने किसी उम्मीद के तहत इस्तफसार किया। क्या तुम्हें पहले सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करवाऊँ, फिर तुम आओगे? जो आरज़ को गुस्सा आ गया। नहीं, आप टेंशन ना लें, मैं आ रहा हूँ। जौरत को मानती बनी। मैं अस्पताल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आज़ा ने कहकर कॉल बंद कर दिया। जौरत आप भर के रह गए। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता। वो आवाज़ बुलंद कहता अपनी बाइक स्टार्ट करते अस्पताल के लिए वापस मुड़ गया। और अगले चंद मिनटों में वो अस्पताल में आज़र के सामने खड़ा था। तुमने शाम तक अस्पताल में खैरू बाबा के पास रहना है। और शाम के बाद? जौरत अपनी आदत के मुताबिक बेसाख्ता पूछ पड़ा। शट अप, मैं तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं करा कि तुम्हें इस वक्त भी शायद सोच रही है। खैरू बाबा की हिफाजत और तीमारदारी हमारा फ़र्ज़ बनता है। इनकी हालत हमारी वजह से भी, इनकी ज़ाती को दुश्मनी नहीं थी किसी से। एक दिन की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज़र का गुस्सा औद किया। जौरत को अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी भाई। सॉरी, बस यही मुझसे निकल गया। आई एम रियली सॉरी। अपना मुंह बंद रखा करो। आज़र बेवजह बात पे बात गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब करता था तो तुम शाम तक नहीं बल्कि कल मेरे आने तक यहीं रहोगे। खैरू बाबा का हर तरह से ख्याल रखोगे, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आज़र ने से सज़ा के साथ साथ वार्निंग भी दी। आप जब तक कहेंगे मैं यहीं रहूँगा। वो मुअद्दब से अंदाज में बोला। ठीक है, ये रख लो, कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। आज़र ने अपने वॉलेट से हज़ार के नोट निकाल के इसे थमा दिया। वहाँ से चला गया। जौरत पैसों को देखते रह गया। इसका अपना वॉलेट पैसों से भरा हुआ था। इसे भले इन पैसों की क्या ज़रूरत थी, लेकिन आज़र इससे बड़ा था। इसका फ़र्ज़ था कि हर चीज़ का ध्यान रखता। सो इसने यही किया था। जौरत से झटक कर अंदर खैरू बाबा के पास आ गया। दवाइयों के ज़ेर असर सो रहे थे। चल जो तेन होर पैसे मिलते पे तेरा अखला जेबी दे तेन वो तेन तकलीफ है, दुख दे तो इधर फड़ा दे। आज का दिन मंसूर हुसैन के लिए बहुत ही मुबारक दिन था। शायद वो पीसीओ से मुबारक खान को फ़ोन करने, और जैसे मुबारक खान ने इसकी आवाज़ सुनी, फ़ौरन खुशी का इजहार किया। ओए मंसूर हुसैन, तू जल्दी हवेली पहुँच, मैं तुझे कब से फ़ोन करूँ मगर तेरा नंबर ही बंद है। मुबारक खान के जेर से निकल के मंसूर हुसैन ने अपना मोबाइल भेज दिया। क्या मेरे लिए काम मिल गया? मंसूर हुसैन के लहजे में भी खुशी दर आई। समझो मिल गया, बस एक बार साहब से मिलना ज़रूरी है। अरे मैं तो मिल चुका हूँ तेरे साहब से। मंसूर हुसैन, वो मिलना और था, ये मिलना और। क्यों, क्या अब मेरी इनसे रिश्तेदारी होने वाली है? उफ़ यार मंसूर हुसैन, एक तो तेरी ज़ुबान भी तलवार है, तलवार, बस काट देने को तैयार। मुबारक खान सर पीट के बोला। तो काम का बनता तुझे नहीं काटेगी। मंसूर हुसैन ने इसे तसल्ली दी। अच्छा छोड़ इस बात को, तू ये बता हवेली कब पहुंच रहा है? मुबारक खान सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेना चाहता था। इसकी एक कोशिश थी कि मंसूर हुसैन को जैसा भी सही बस काम मिल जाए। तो फ़ोन रख, मैं भी पहुंचा। इसने फ़ोन बंद कर दिया, बड़ी हवेली की तरफ चल पड़ा। एक स्टॉप तक इसे रिक्शे का सहारा लेना पड़ा, बाकी रास्ता इसने पैदल तय किया। और जब वो बड़ी हवेली के सामने पहुंचा तो इसकी पेशानी से पसीने के कतरे गिर रहे थे। ओए खाना ख़राब, तू फिर आ गया? आरिफ इसे देखकर ठिठक गया। आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, इसने चबा कर जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब अपने साहब से पूछ। हैं, साहब ने बुलाया? आरिफ को हैरत हुई। पहले एक गिलास पानी पिलाओ, फिर बताता हूँ। वो आज फिर आरिफ की कुर्सी खींच के बैठ गया। देख मंसूर हुसैन, तेरी वजह से हमें भी डांट पड़ती है, और इस रोज़ आज़िज़ साहब भी खफा हो रहे थे। तू बस निकल यहाँ से। आरिफ ने बेमुरब्बती दिखाई। आज तो यहाँ से निकलने से पहले या तो तू मर जाएगा, मर के जाऊँगा, या फिर मार के। मंसूर हुसैन आज मरने मारने पर तुल गया। यार बड़ा जालिम इंसान है तो। आरिफ इसे घूरा। जालिमों के साथ जालिम होना ही पड़ता है। इसने आरिफ को खूनख्वार नज़रों से देखा। और यार ये लो पानी पियो, जान छोड़ो। आरिफ ने इसे पानी का गिलास थमा। शुक्रिया। इसने गिलास फ़ौरन में खाली कर दिया। अब अंदर इतला करो कि मंसूर हुसैन है। इसने नया हुक्म जारी किया। लेकिन जो काम का है वो करो। इसने आरिफ को हाथ उठा कर करता हूँ। इसने इंटरकॉम पर इतला दी। इसे अंदर भेज दो। मुबारक खान की तरफ से इजाज़त मिली। तुम अंदर जा सकते हो। आरिफ ने इशारा किया। डबल शुक्रिया। मंसूर हुसैन मुस्कुरा कर कहता, मंदिर दाखिल हुआ और इस जन्नतनुमा हवेली में कदम रखते इसके चाल कुछ और ही होगी। वो इतनी बड़ी हवेली को जैसे टुकर टुकर देख रहा था। इधर आ जाओ, साहब मर्दान खाने में। मुबारक खान सामने खड़ा इसका इंतज़ार करता, इसे अपने साथ लेकर मर्दान खाने में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम साहब। मंसूर हुसैन ने आहिस्ते से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो यहाँ। बकार अफंदी इसकी आवाज़ पर चौंके थे। इसके सलाम का जवाब देते हुए अखबार रोल करके साइड पर रख दिया। जी मैं यहीं ठीक हूँ। इसने बैठने के बजाय खड़े रहने को तरजीह दी। इतनी देर कहाँ खड़े रहोगे, बैठ जाओ। इन्होंने सोफ़े की तरफ इशारा किया। जी शुक्रिया। मंसूर हुसैन को बैठना ही पड़ा। क्या नाम बताया था तुमने? मंसूर हुसैन। तलीम कितनी है? मैट्रिक फेल। इसने खरा जवाब दिया। करते क्या हो? नौकरी तलाश। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा फुर्सत ही नहीं मिलती। कितने अरसे से बेरोज़गार हो? वकारफंदी एक एक बात पूछ रहे थे। जितने अरसे से आपकी हवेली के चक्कर काट रहा हूँ। इसके नपे तुले से जवाब बात पर वकारफंदी ने मुबारक खान की तरफ देखा। जवाब मुबारक खान ने तसल्ली रखने का इशारा दिया। रहते कहाँ?
यही लाहौर में रहता हूँ, इसने पता बताया। क्या काम कर सकते हो? अगर तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए तो? जिम्मेदारी निभा कर दिखाऊंगा साहब, शिकायत का मौका नहीं दूंगा, इसने सीने पर हाथ रख कर कहा। ड्राइविंग कर लेते हो? जी साहब, आंखें बंद करके ड्राइविंग करने का कहेंगे तो वो भी कर लूँगा, बड़ा अरसा एक ड्राइवर के साथ वास्ता रहा। इसने इनकी तसल्ली कराई। ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारे पास? साहब हर चीज़ का लाइसेंस, आप मांगे तो सही, इसने बेफिक्री से कहा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम ड्राइविंग के साथ साथ एक गार्ड के फ़राइज़ भी सर अंजाम दो। तुम्हें हम वक्त हमारी बेटी के साथ रहना होगा, इसकी हिफाजत करनी होगी, इसके लिए तुम्हें अपने साथ रिवॉल्वर भी रखना पड़ेगा। वकार अफंदी ने अपनी गोद में रखा रिवॉल्वर उठाकर सामने टेबल पर रख दिया। मंसूर हुसैन ने चौंक कर वकार अफंदी पर मुबारक खान को देखा। ये कैसी नौकरी मिल रही थी इसे? इसकी नज़रें रिवॉल्वर पर आकर ठहर गई। वो काफ़ी गहरी अच्छा अगला सीन शुरू हो गया। वो काफ़ी गहरी नींद से हो रही थी जब बेड की साइड टेबल पर रखे मोबाइल पर रिंग होने लगी और इसकी गहरी नींद का तसलसल टूट गया। इसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा, फिर एकदम चौंक कर उठ के पाकिस्तान से बीबी जान की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल रिसीव करते सलाम करने की आदत भी इसने किसी खास बंदे से सीखी थी। वालेकुम अस्सलाम, बेटा कैसी हो? बीबी जान ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ बीबी जान, आप कैसी हैं? और बाबा कैसे हैं? वो नींद से उठते अपनी माँ की आवाज़ सुनकर खुश हो गई। मेरे बेटे को बहुत जल्दी ख्याल आ गया अपनी माँ और अपने पापा का हाल पूछने का, इनकी ममता शिकवा कर बैठी। आई एम सॉरी बीबी जान, दरअसल आजकल एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, लेकिन आज संडे था, मैं रात को इरादा करके सोई थी कि सुबह उठकर आपको कॉल ज़रूर करूँगी। आई से बीबी जान, मैं आज आपको कॉल करने वाली थी। इसने ने यकीन दिलाने की कोशिश की। हाँ बेटा, अब माँ बाप की यही अहमियत रहेगी कि बच्चे ने इतवार के इतवार याद करते हैं। आगे पीछे के दिनों में तेरा टाइम ही नहीं मिलता। इनका शिकवा बजा था जिस पर जरी शर्मिंदा थी, इसलिए कुछ कह ना सकी और चुप हो गई। खैर छोड़ो बेटा, तुम ही बताओ अब्दुल्ला कैसा है? वो इसकी शर्मिंदगी भांपते हुए बात ही बदल गई। अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक है। आपकी बात कराओ? जरीना इसकी से पूछा। नहीं, क्यों बीबी जान? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके नंबर पर फ़ोन किया, वो भी सो रहा है। इसकी बीवी ने फ़ोन उठाया था। इसकी बीवी आपकी बहू होती है बीबी जान? जरी ने बावर करवाया। कैसी बहू? इन्होंने ताज्जुब से कहा। देखी ना सुनी ना ही कोई बात की, हमारा तो इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बीबी जान के लहजे से इनकी खफकी और नाराज़गी नुमायाती और जरी जानती थी ये सब क्यों और कब तक है। बीबी जान, किसी से कोई वास्ता बनाए तो बनता ही हो, किसी से मिले बगैर गलत अंदाजे दिखाने से तो नहीं बनता ना। जरी ने इनको समझाने की कोशिश की। हाँ, जब से तुझे इंग्लैंड की हवा लगी तुझे अपनी माँ के अंदाजे भी गलत लगने लगे। इनके अंदाज में खफकी हनूस थी और जरीन की मासूम सी बात पर मुस्कुरा दी। इंग्लैंड में बंदे को हवा नहीं लगती, या तो बर्फ़ लगती है बारिश। इसने बीबी जान को छेड़ा। बस बस, मुझे बहलाने फुसलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लहजे में सख्ती लाते हुए बोली। अरे बीबी जान, मैं क्यों आपको बहलाने लगी? आप ये बताएं कि बाकी सब कैसे हैं? कोई गाँव की नई ताज़ी? जरी मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, से पता था कि अभी वो बहल भी जाएंगे। हाँ बाकी सब ठीक है, गांव में तो आए रोज़ नई ताज़ी होती रहती है, किसी के घर खुशी और किसी के घर गमी। बात करते करते आप भर के बोली। क्यों बीबी जान, खैरियत तो है ना? जरी को अपने इसके लहजे में अफसुर्दगी की झलक नजर आई। बस बेटा, ज़माना ही ऐसा आ गया, अब तो अपनी बेटियों से खौफ आने लगा। वो वाकई अंदर से डरी भी लग रही थी। हुआ क्या? जरी को बेचैनी हुई। होना क्या बेटा, दीनू मोची की बेटी ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। 4 भाइयों की एक ही बहन थी, अब चारों भाई भी बैठे रो रहे हैं और माँ बाप भी। दीनू मोची की बेटी, क्या नाम था इसका? हाँ याद है, जुलेखा नाम था। जरी ने जेन पर जोर डाला, सब याद आ गया। लेकिन बीबी जान, जुलेखा तो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सुलझी हुई अक्लमंद थी। जरी के दिमाग का स्क्रीन पर जुलेखा का खाका नमूदार हो चुका था। वह जरी की हम उम्र ही थी और कई बार जरी से मिलने हवेली भी आती थी। बेटा, ये जो मोहब्बत नाम की बीमारी है ना, सबसे पहले बंदे की अक्ल ही तो मारती है और रफ्ता रफ्ता बंदा खुद मर जाता है। कभी जहरीली गोलियां खाकर, कभी नहर में कूद कर, कभी घर वालों की खातिर किसी अनचाहे की डोली में बैठ कर। बस फ़र्क इतना कि जुलेखा ने किसी की डोली में बैठने वाले खुदकुशी नहीं की, बल्कि गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। बीबी जान की बात जरी के दिल में तराजू हो गई। लेकिन बीबी जान, जुलेखा की मंगनी तो इसके चचा के बेटे के साथ हो चुकी थी ना? जरी को एक एक बात याद आ रही थी। बेटा, जिसके साथ मंगनी हुई थी इसके साथ मोहब्बत नहीं हुई, और जिसके साथ मोहब्बत हुई इसके साथ मंगनी नहीं हुई, इसलिए वो ना मंगनी की डोली में बैठी और ना ही मोहब्बत की डोली में। बीबी जान बताते हुए अफसुर्दा होगी। इसके घर वालों को इसकी मोहब्बत का पता था? सब पता था, माँ बाप को भी, भाइयों को भी, लेकिन सबकी एक ही जिद थी कि इसे ब्याह कर ही दम लेंगे। और वो भी इन्हीं की औलाद थी। इसकी भी एक ही जिद थी, या डोली या जनाजा। आज इसका जनाजा ना उठता तो डोली उठनी थी। आखिर किसी एक की तो जिद पूरी होनी थी। अपनी बात के पक्के सभी थे और आज सभी रो रहे हैं। पता नहीं अपनी हार पर रो रहे हैं या इसकी जीत पर। क्या होता अगर मान जाते? कूंज की तरह कुरलाती फिरी थी इनके सामने, पर कोई भी नहीं माना, और अब ना मानने का मातम भी कर रहे हैं तो इस तितड़ी के किस काम? बीबी जान दहले दिल के फपोले फोड़ रही थी और जरी चुप सादे पे सब सुन रही थी। बस बेटा, अपनी चीज़ों से डर लगता है और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जैसे पहले एक बेटी के फ़र्ज से फारिग किया, अब दूसरी बेटी के फ़र्ज से भी फारिग कर देना। ज़माना बड़ा जालिम है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। वो जरी के लिए दुआ करी थी। जरी कुछ भी ना कह सकी। जरी, इन्होंने इसकी चुप महसूस करके पुकारा। जी बीबी जान। चुप क्यों हो गई? जुलेखा को सोच रही थी। छोड़ो बेटा, ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते, इन्होंने आहिस्तगी से कहा। पहले आप ही दिल तो देती थे, हम कहते दिल नहीं लेंदे। दिल की बातों को दिल पर ना ले तो और क्या करें? आज मोहब्बत के कबीले का एक फ़र्द मर गया तो क्या इसका अफसोस भी ना करें?
जरी के लहजे में उदासी रची थी। बीबी जान को खुद जुलेखा की मौत पर बेहद दुख और अफसोस था, इसलिए मजीद कुछ न कहा। बीबी जान, क्या मोहब्बत इतनी नामुराद होती है? इसने अजीब से अंदाज में पूछा। नामुराद होती है तभी तो बंदे को कब्र में लेकर जाती है, चाहे सोनी हो चाहे महिवाल, या किसी को भी न देखती है, न चिढ़ती जवानी, न काले बाल, न गोरी रंगत, न सुर्ख होंठ, बस सारा कुछ मट्टी में ले जाती है और पीछे गम और मातम छोड़ जाती है, फिर अपना नाम। बीबी जान तो आज न जाने मोहब्बत के कौन से बखिए उधेड़ने में तुली हुई थी, और जरी का तो खुद मोहब्बत के कबीले से ताल्लुक था। भला क्या कह सकती थी, मोहब्बत के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। बीबी जान ने बिल्कुल थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन जरी का ध्यान फिर भी नहीं हटा। वो मुसलसल जुलेखा के मुतालिक और बीबी जान की बातों के मुतालिक ही सोच रही थी। बीबी जान, आपकी बेटी भी मोहब्बत की बीमारी दिल से लगा बैठी है। अब देखना यह है कि मैंने कौन सी खुदकुशी करनी है। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली और उठकर बाहर निकल आई, और किचन से बर्तनों की खटर पटर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। निगारिश उठ चुकी थी शायद। गुड मॉर्निंग भाभी, जरी ने किचन में दाखिल होते कहा। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, निगारिश ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए जरी का गाल छुआ। उफ़ भाभी, जरी कसमसाई। क्यों इतने ठंडे हाथ हैं आपके? इसने अपने गाल को सहला। अब मैं गर्म हाथ कहाँ से लाऊं? निगारिश के अंदाज में शरारत थी, लेकिन जरी ने इसकी शरारत पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या बात है जरी? निगारिश ने आँख धीमी करते हुए पूछा। वो ऑमलेट बना रही थी। कुछ नहीं भाभी, जरी आगे बढ़ के अपनी चाय बना लेगी। जरी, निगारिश ने इसके हाथ से टी पैक्स का पैकेट थाम लिया। वो सेपरेट चाय बना रही थी। जी भाभी, बात क्या है? बीबी जान का फ़ोन आया था। फिर गांव के दीनू मोची की बेटी जुलेखा ने आज खुदकुशी कर ली। वाइसकी से बोली, आवाज़ से लरज रही थी। क्यों? इसने खुदकुशी क्यों की? निगारिश को परेशानी हुई। जवान लड़की खुदकुशी क्यों करती है? उल्टा जरी ने निगारी से सवाल किया। यानी मोहब्बत की वजह से? निगारी समझ गई। हाँ, एक और कत्ल मोहब्बत के सर, जरी तल्खी से बोली। ये गलत है जरी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लड़के और लड़कियों को अपनी ज़िंदगी के मतलब सोचना चाहिए। हराम मौत है, क्या हासिल होता है ऐसा करके? निगारिश ने मुखालफत की। बीबी जान बता रही थी कि ये जो मोहब्बत नाम की बीमारी ना, सबसे पहले बंदे की अक्ल को मारती है और रफ्ता रफ्ता बंदा खुद भी मर जाता है। आप खुद सोचिए, जिस बंदे की अक्ल ही मर जाती है, वो अपनी ज़िंदगी के मतलब क्या ही सोच सकता है? इसे कैसे एहसास हो सकता है कि हराम होता है? वो तो हासिल और ला हासिल की फ़िक्र से बिल भी बेनियाज हो चुका होता है। जरी ने भी दिल के फफोले फोड़े थे। मैं फिर भी यही कहूँगी कि सब गलत है। गलत किया इस लड़की ने। निगारिश ने सर झटका। दुआ कीजिए भाभी, ये गलत काम आपकी जरी को न करना पड़े। जरी ने इसके हाथ से पैकेट लेकर दोबारा चाय की तरफ मतवजा की। पागल हो गई हो तुम? निगारिश को शौक लगा। अक्ल मर जाए तो बंदा पागल ही हो जाता है गाल में। स्टॉप इट, आइंदा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निगारिश ने झिड़का। डोंट वरी भाभी, अभी इस मोहब्बत के दर से इतनी मायूस नहीं हूँ। मैं भी उम्मीद बाकी है, आस बाकी है। दुआ कीजिए मोहब्बत में मेरा मुकद्दर भी आप जैसा हो, जो चाहा वो पा लिए। इसने निगारिश के हाथ थाम के कहा, और निगारिश अपनी गहरी नज़रों से जरी के खोजते चेहरे को देखने लगी। बात करूँ तुम्हारे भाई से? कैसी बात? तुम्हारे रिश्ते की, तुम्हारी शादी की? मगर इसमें भाई भला क्या कर सकते हैं? और जो कर सकता है वो तो इतनी दूर बैठा ला ताल्लुक और अनजान, कभी भूले से भी ख्याल नहीं आया इसे। जरी के लबों पे शिकवा मचल गया। इंशाल्लाह इसे ख्याल आएगा, बस हमारे पाकिस्तान जाने की देर है, सारे ख्याल वही करेगा। निगारिश ने इसे तसल्ली देकर बहलाया। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, वो गहरी सांस खींच के बोले। आमीन। मदिया की कोई कॉल वगैरह आई? फ्राइडे को वो लोग गए थे, इतने दिन हो गए। नहीं, मदिया की तो नहीं, नबील और फाइज़ आंटी की कॉल आई थी, अब्दुल्ला भाई बता रहे थे। मदिया ने क्यों नहीं की? इसके पास अपना ज़ाती नंबर नहीं है इसलिए। ओह अच्छा। निगारिश अपने काम की तरफ मुतवज्जह हो चुकी थी, और जरी भी इनके करीब बैठी चाय का कप थामे बातों में मशगूल हो गई थी। वाइट सिटी चलोगी? निगारिश ने पूछा। क्यों भाई, शॉपिंग करने? आज तुम फारिग हो ना? नहीं भाभी, आज मूड नहीं। इसने इनकार कर दिया। मूड कहाँ है? अपने गांव के दीनी मोची के घर। इसके जवाब पर निगारिश चौंकी और फिर चुप हो गई। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि जरी का पूरा दिन अब इसी बात के ज़ेरे से उदास और अफसरदा गुजरेगा, चाहे कुछ भी करे। मैं नमाज़ पढ़ के चुपचाप छत पर आ गई। अकेली छत पर टहलने लगी। जहन उलझा हुआ था, इसलिए तन्हाई की ज़रूरत महसूस हो रही थी। आधा घंटा टहलने के बाद जब थक गई तो छत पर रखी चारपाई पर लेट गई और नज़र आसमान के नज़ारों से जा उलझी। आसमान का कुशादा सीना रोशन सितारों से भरा हुआ था, लेकिन इस सीने से चांद की सूरत गायब थी। अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा बाकी हर चीज़ को बेफिक्र क्यों बनाया? वो तारा को टिमटिमाती रोशनी देखते सोचने पर मजबूर हुए। चांद रात को बेफिक्री से निकलता और दिन चढ़ने से पहले गायब हो जाता। सूरज दिन को बेफिक्री से तलू होता और शाम को डूब जाता है। ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट, बस एक सी लगी बंदी रूटीन। लेकिन इंसान का हर दिन पहले दिन से मुख्तलिफ होता है और हर रात नई रात होती है। नई फिक्र, नई सोचें लेकर इंसान हर रोज़ हलकान होता रहता है, बाकी सारी कायनात बेफिक्र रहती है। वो सितारों को देखते हुए न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी कि नीचे इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? ये आवाज़ यमन की थी। दरवाज़ा खोलो। बाहर से दिल की आवाज़ सुनाई दी। भाई आ गए, भाई आ गए। सोनिया और दीना अंदर से भागती हुई निकली। एमन ने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही अदील अंदर दाखिल हुआ, दोनों इससे लिपट के भी। दोनों छोटी जो थी। कैसी हो मेरी जान? अदील इनके बाल से हिलाते हुए बोला। एमन इसके हाथ से शॉपर वगैरह थाम चुकी थी। आप क्या लेकर आए भाई? दोनों ने इश्तियाक से पूछा। अदील इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। तुम लोगों के लिए खाने की चीज़ें लेकर आओ मेरी जान। मरियम से कहो वो तुम्हें प्लेटों में निकाल दे। इसने सोनिया का सर थपका। मैं निकाल लाती हूँ, एमन ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। क्यों, मरियम कहाँ है?
अदील चौंका, अब वो भी मरीम की गैर मौजूदगी नोटिस कर चुका था। वो तो शायद ऊपर छत पर है। क्यों? बस ऐसे नमाज़ पढ़ी तो ऊपर चली गई। मरीम ने करीब आते हुए जवाब दिया। वो नीचे उतर आई थी। तबीयत तो ठीक है? अदील को अपनी चहेती बहन की तरफ से फिक्र हुई थी। जी बिल्कुल ठीक हूँ, दिन में शायद कपड़े धोती रही हूँ इसलिए थकन हो गई है। अच्छा, क्या तुम्हें भी थकन होती है? अदील ने खपकी से कहा। वो जानता था मरीम दिन भर कामों में मसरूफ रहकर अपनी परागत कम करने की कोशिश में लगी रहती है। बदकिस्मती से इंसान ही थकन हो भी सकती है। वो बनाकर कहती है। एमन से शॉपर वगैरह थाम कर किचन में चली गई। आज इतनी कतनूतियत किस लिए? खैर तो है? खैर ही है, आप परेशान ना हो, इसने सर झटक कर कहा। ये वाइट वाला शॉपर तुम रख लो, तुम्हारे लिए। इसने मरीम को इशारा किया। वो हाथ में पकड़े शॉपर में से वाइट शॉपर देखने लगे। अभी रहने तो बाद में देख लेना। अदील का इशारा वो समझ गई, लेकिन अंदर से हैरान भी हुई। कैसा भी क्या कि वो सबके सामने देखने से मना कर रहा है। फिर अदील अम्मी अब्बू की तरफ आ गया। मरीम इन सबको फ्रूट चाट वगैरह प्लेटों में निकाल कर देने लगी। और काफ़ी देर बाद कमरे में आई तो अदील भी आ गई। ये क्या भाई? बिल आखिर इसने पूछ लिया। तुम्हारे लिए सूट है। गुजरावाला में कपड़ों की बहुत अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी सस्ते भी थे। ये सूट यूँ ही तुम्हारे लिए पसंद आकर सोचा अगर दोबारा आना हुआ तो एमन और दीना वगैरह के लिए ले आऊँगा। अदील अपनी कह रहा था और मरीम अपनी सोच रही थी कि इसके सामने इंतहाई नफीस सा शिफॉन का सूट था। ध्यान फातिमा की बर्थडे की तरफ चला गया। दिमाग जोड़ तोड़ में लगा हुआ था। क्या बात है, पसंद नहीं आया? अदील ने से चुप देकर पूछा। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत खूबसूरत सूट है, थैंक यू सो मच। मरीम के दिमाग पर रखी सोचों का बोझ कदरे कम हो गया था। अदील भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश हो गया। फिर इसका सर थपकते मुँह हाथ धोने चला गया। वैसे लाख लानत है, पुराने जोड़े तेनों लिया कर तो बीबी ने चुका देना अपनी सहेली नू। रिवॉल्वर? हाँ, ये रिवॉल्वर तुम रखोगे। वकार फंदी ने मंसूर हुसैन की तरफ इशारा किया। लेकिन साहब इसको रखने की क्या ज़रूरत है? मंसूर हुसैन नासमझी से पूछ रहा था। इसको रखने की तो ज़रूरत है। अगर ड्यूटी के वक्त में अलीज़ा की गाड़ी के आसपास कोई भी मशकूक आदमी नजर आता तो गोली मार देना। उन्होंने इसे इजाज़त दी। बाकी गोली मार दूँ? वह हैरे से दोहरा कर बोला। हाँ, बाकी गोली मार देना। वो भी जोर देकर बोले। और अगर कोई मर गया तो मर जाए। दुश्मन के साथ रायत करना खुद अपने साथ दुश्मनी करने के बराबर होता है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी इसी बात का कायल हूँ। कोई रायत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। मंसूर हुसैन ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा कोई ज़िंदगी अजीज़ नहीं। वकार फंदी के चेहरे पर सख्ती उतर आई। मंसूर हुसैन और मुबारक खान इनकी तरफ देख के रह गए। रिवॉल्वर चला सकते हो? चला कर दिखाऊँ? इसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा रिवॉल्वर उठा लिया। फिर रिवॉल्वर की नॉल पर हल्की सी फूंक मारकर। नहीं, यहाँ नहीं, हवेली में फायर की आवाज़ से सब परेशान हो जाएंगे। इन्होंने मना किया। निशाना कैसा? जब रिवॉल्वर चलाऊंगा नहीं तो मेरे निशाने का पता कैसे चलेगा? मंसूर हुसैन ने बेदिली से कहा। इस असले का लाइसेंस है? इन्होंने कुछ याद आने पर पूछा। जी साहब, है तो सही, पर रीन्यू करवाने वाला है। तो करवाओ, इन्हीं चंद दिनों में तो ज़रूरत है। करवा लूँगा सर, लेकिन पास लाइसेंस की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं है अभी। इसने से मसला बयान किया। डोंट वरी, मुबारक खान तुम्हारे साथ जाएगा और सारा काम करवा देगा। मुबारक खान ने अपना लाइसेंस भी रीन्यू करवाना है शायद। वकार फंदी ने मुबारक खान की सिम देखा। जी साहब, मैंने भी आज और कल में ही करवाना है। मुबारक खान ने फ़ौरन तईद की। तो ठीक है, फिर मंसूर हुसैन को भी साथ ले जाना। जी ले जाऊँगा। तुम्हारा ID कार्ड कहाँ है? हाजिर है साहब। मंसूर हुसैन ने जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर इनके सामने रख दिया। वो इनके शनाख्ती कार्ड देख के मुतमिन हो गए। साहब, इसके पास मोबाइल भी नहीं है, हम इससे रब्ता कैसे करेंगे? मुबारक खान ने लगे हाथ एक और कमी बयान की। वो ब्रीफ केस उठाकर इधर दो रखो। वकार फंदी ने काउच पर रखे ब्रीफ केस की सिमत इशारा किया। मुबारक खान ने ब्रीफ केस उठाकर इनके सामने टेबल पर रख दिया। इन्होंने ब्रीफ केस का पासवर्ड प्रेस किया और लॉक ओपन किया। फिर एक मोबाइल सेट बिना चार्जर के निकाल के मंसूर हुसैन के सामने रखा। ये मोबाइल तुम्हारे लिए, इसे तुम रखोगे, सिम कार्ड हम खुद इशू करवा के देंगे। और हाँ, मोबाइल 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। फुल चार्जर, फुल सिग्नल, फुल क्रेडिट, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने दो टोक समझा। इंशाल्लाह साहब, कोई कमी नहीं आएगी। मोबाइल ही नहीं, मैं खुद भी 24 घंटे ऑन रहूँगा। ओए होए, मंसूर हुसैन बड़ा एक्टिव हो गया। इसने वकार फंदी को तसल्ली दी। मुबारक खान सर्वेंट क्वार्टर साफ़ करवा देगा, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना। अपना कोई सामान लाना चाहते हो तो वो भी ले आना। वकार फंदी फैसला कुन अंदाज में कहते हुए ब्रीफ केस बंद करके खड़े हो गए। नौकरी पक्की है ना साहब? मंसूर हुसैन ने एक बार फिर तस्दीक चाहिए। इंशाल्लाह। इन्होंने भी इसे तसल्ली दी और वहाँ से चले गए। मंसूर हुसैन मुबारक खान पीछे अकेले रह गए। शुक्रिया मुबारक खान। मंसूर हुसैन इसका मशकूर हुआ। किस बात का? नौकरी दिलाने का। नहीं मंसूर हुसैन, नौकरी तुमने खुद अपने बलबूते पर लिया, वरना साहब कहाँ इतना ध्यान रखने वाले थे। तुमने हिम्मत नहीं आ रही, बार बार दरवाजे पर आते रहे। आज मुबारक खान भी बड़ा खुश हो रहा था। चलो, गरीब का तो भला हुआ ना। ज़रूरत मुझे थी, मैंने बार बार आना तो था ही। मंसूर हुसैन ने खुशी और अफसरदगी के मिले जुले तासरात का इजहार किया। चलो तुम्हें छोड़ो। मुबारक खान ने इशारा किया। कहाँ? तुम्हारे घर। आज ही अनायत क्यों? आज तुम हवेली के मुलाजमों की लिस्ट में शामिल हो चुके हो, इसलिए। मुबारक खान ने मुस्कुरा के कहा। बड़े खुद गर्ज हो। मंसूर हुसैन ने घूर के कहा। काम में खुद गर्ज होना ही पड़ता है। चलो, ये तो वक्त वक्त की बात है बच्चे। मंसूर हुसैन इसके साथ बाहर निकल और बाहर यार की तरह हर बार की तरह इस बार भी बड़ी हवेली के पुरगरूर बुलंदो बारा मजबूत इमारत को देख के रह गया। बड़ी हवेली के हाथे में नज़र दौड़ाते हुए इसकी नज़र में अजीब सी हसरत हुई थी। अजीब से ख्वाब होते थे। मुबारक खान, इसने किसी खातून की आवाज़ पर चौंक कर देखा। हवेली के मरकजी दरवाजे के सामने बनी सीढ़ियों पर आसिया फंदी करती। जी बेगम साहिबा। वो मुअद्दब से इनके सामने आ खड़ा हुआ। फारिग हो?
इन्होंने एक नज़र मंसूर हुसैन को देखकर मुबारक खान से पूछा, आप हुक्म करें बेगम साहबा। फ्रीज़र में आइसक्रीम नहीं है, लीज़े के लिए आइसक्रीम ले आना। जी ले आऊँगा, साहब ने कह दिया था मुझे। वकार अफंदी को आसिया अफंदी से भी ज़्यादा बेटी की फिक्र थी। वो दिन में एक बार आइसक्रीम ज़रूर खाती, इसलिए फ्रीज़र में हम वक्त आइसक्रीम मौजूद रहती। तो गला नहीं खराब होता बेटी ने कोई गले में लोया फिट कराया, सानू भी दस दियो कि जितना आइसक्रीम खाना गले नहीं खराब होते। ये कौन है? इन्होंने कुछ दूर खड़े मंसूर हुसैन के मतलब पूछा। अलीज़ा बीबी का नया ड्राइवर और गार्ड भी, मुबारक खान ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर हुसैन ने आगे बढ़कर सलाम किया। इनकी नफीसी पुरवकार शख्सियत को एकदम मुतासर होता। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है तुम्हारा? जी मंसूर हुसैन, इसने एहतरामन जवाब दिया। साहब से मुलाकात हुई? जी साहब से मिलकर ही आ रहे हैं। अच्छी बात है। वो सारी लाकर रहेगी, लेकिन ये सोचने पर मजबूर थी कि वो कारफंदी ने इतने जवान आदमी को काम पे कैसे रख लिया। वो तो इतने यंग मुलाजमा के हक में नहीं थे। जी तो कुड़ी नूं गोली वजन वजदे बची है ना, उदों तो मुलाजमा के उन्हें टेस्ट बदल लिया। हमें इजाज़त है? मुबारक खान ने इजाज़त चाहिए। जाओ तुम लोग। इन्होंने इजाज़त दी और पलट कर अंदर चलेगी। ये कौन है? मंसूर हुसैन ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। ये बड़ी बेगम साहिबा अलीज़ा बीबी की अम्मी है। तुम्हारी अलीज़ा बीबी क्या चीज़ है आखिर? इसने मुबारक खान को देखा। अलीज़ा बीबी वो चीज़ है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुबारक खान मुस्कुरा कर बोले। यानी दीदार लाजिम हो गया? जवाब नोबी हंसा। बच के मंसूर हुसैन, वो वकार अफंदी की बेटी हैं। सिर्फ देखने की तो बात की है। मंसूर हुसैन ने जुमानी का देखना भी सोच समझ के। ओए तुम संभाल के रखो अपनी अलीज़ा बीबी को, हमारे देखने के लिए और बहुत है। मंसूर हुसैन ने शाहाना अंदाज में कहा। हाँ बस यही ठीक है। मुबारक खान ने हाँ में मिलाई और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इसकी गाड़ी फराटे भरती की गेट से अंदर रविश पर आ रुकी। वो डोर खोल कर नीचे उतर आया, लेकिन अभी ड्राइंग रूम में पहुंचे थे कि मोबाइल बजने का। नंबर लिखा तो नबील का था। अच्छा, अगला सीन स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे घर में, मेरे घर में छोड़कर कहाँ गायब हो गए? पलट कोई खबर ही नहीं ली। नबील ने नाराज़गी का इज़हार किया। यानी तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़कर खुद भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहता, तो इसमें क्या कबाहत थी? अपना घर मुलाजमा के हवाले कर देता। दिलावर ने इस्तेज़ाइया पूछा। कर देता ज़रूर कर देता, अगर लेकिन अगर कभी तुम मेरे लिए अपना बिजनेस, अपने काम छोड़कर मुझसे मिलने पाकिस्तान आए होते। याद करो, कभी मेरे लिए पाकिस्तान आने का सोचा? दिलावर ने एक ही जुमले में अगले पिछले हिसाब में बाग कर दिए थे। नबील ठिठक के रह गए। ये क्या कह रहे हो तुम? अब तुम मेरे साथ मेरे वाला बर्ताव करोगे? मैं तुम्हारे साथ तुमसे भी बुरा बर्ताव करूँगा। इसने धमकी दी। इतनी कड़ी सज़ा? मैंने सज़ाएं देना और सज़ाएं दिलाने तो सीखा। दिलावर का लहजा बड़ा अजीब सा हो गया। बस मुझे डराओ मत और मेरे घर पहुंचो। नबी ने सर झटक कर कहा। इसे पता था कि दिलावर का लहजा अजीब होता तो वो खुद भी सीरियस हो जाता। क्यों? यार इतने सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। क्यों यार? मैं इस्लामाबाद के लिए निकला हूँ। खैरियत? अम्मा से मिलने जा रहा हूँ। यार इनसे तो मैंने भी मिलना था। अभी तुम अपना घर सेट करो, फिर इनसे भी मिल लेना। दिलावर ने मशवरा दिया। घर सेट करने के लिए तो तुम्हें बुलाया। नबील खफकी से बोला। क्यों, क्या मसला? कोई एक मसला हो तो बताओ ना, इतने सारे मसले बिखरे पड़े। मसलन ये कि अपने लिए गाड़ी निकलवानी है, मदिया के लिए गाड़ी निकलवानी है, अपने लिए, मॉम के लिए, मदिया के लिए मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड्स लेने, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, करेंसी चेंज करवानी है, बल्कि और भी सारे काम ऐसे पड़े हैं जिनके बगैर हम बेकार बैठे हैं। नबील ने कामों की लिस्ट गिनवाई। एक दिन सब्र कर लो, कल तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, मैं कल वापस आ जाऊँगा। दिलावर ने से तसल्ली दी। यार इसमें सब्र की बात कहाँ से आ गई? सब ज़रूरत की चीज़ें और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, सिर्फ लैंडलाइन नंबर का सहारा है। नबील ने झंझलाकर जवाब दिया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, गुलाब खान को तुम्हारी तरफ भेज देता हूँ, तुम इसके साथ किसी भी मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज में जाओ, अपनी मर्ज़ी के नंबर इशू करवा लो। अगर कैश की ज़रूरत है तो वो भी भेज देता हूँ, और कुछ दिन के लिए मेरी दूसरी गाड़ी भी है जो तुम अपने पास रख लो। इसने नबील के मिसाल का मुख्तसर और फौरी हल सोचा। लेकिन यार, नबील ने कुछ कहना चाहा, लेकिन किस लिए? मैं भेजता हूँ गुलाब खान को, छोटे मोटे काम निपटा लो, बाकी मैं आ जाऊँगा तो फिर कर लूँगा। दिलावर ने से हदायत दी। कल आ जाओगे? ओके भेज दो गुलाब खान को। वो तो मैं भेज देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसकी गुल तुम्हारे घर में थोड़ी देर की तन्हाई की ज़रूरत होगी। नहीं। दिलावर का लहजा शरारती था। नबील भी दग गया। ओए होए, क्या कहा? मैंने कहा कि वो 2 दिल कल से बिछड़े हुए, इन्हें मिलने का मौका दे देना। वो अपनी शरारत से पास नहीं है। बड़ा एक्सपीरियंस है 2 दिलों के मिलने बिछड़ने का। नबील ने जोमानी अंदाज से पूछा। ये बहस फिर कभी से? दिलावर ने टाल दिया। दिलावरे? जी मेरी जान। ओए होए, टाल रहे हो? नहीं बस यार, बहस लंबी होगी तो मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए फिर कभी। दिलावर संजीदा हो गया। नबील को चुप होना पड़ा। खैर कब तक राज को राज रखेगा? कभी तो सामने आएगा ना। नबील ने धमकी दी। जब आएगा तब देखा जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। नबील ने कहकर फ़ोन रख दिया। दिलावर मोबाइल को देखते नबील की बात सोचता रह गया। यार इस माँ का डाइजेस्ट किसके पास है? हुर्मत अंदर दाखिल होते काफ़ी इजलत भरे अंदाज में इस्तफसार करती। अनुषा के पास। जवेरिया ने लापरवाही से कहते डाइजेस्ट को नामहसूस तरीके से कुशन के नीचे छुपाया। लेकिन अनुषा तो कहती थी वो कोमल के कमरे में छोड़ आई थी। हुर्मत ने इधर तलाशी नज़र से देखते पूछा। ऐसी क्या खास बात है इस माँ के डाइजेस्ट में? जवेरिया आंखें मटका के बोली। कोमल मुद्दत और एना अपनी मुस्कुराहट में मुश्किल रोक पा रही थी। वो सिलसिलेवार नावल की लास्ट किस्त आनी थी, तो वो तो आ चुकी है। जवेरिया ने बेसाख्ता कहा। मैं? हैं? तुम्हें कैसे पता? तुमने पढ़ ली? हुर्मत ठिठक गई। तुम्हें अभी पढ़, तुम अब क्या
नहीं, अभी पढ़ने वाली थी कि तुम आ गई, कोमल ने आहिस्ते से लुकमा दिया। क्या कहा? हुर्मत चीख उठी और जवेरिया फ़ौरन कुशन के नीचे से डाइजेस्ट छपट कर भाग खड़ी हुई। देखो हुर्मत, मैं किस्त पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ, पहले मुझे पढ़ लेना फिर तुम पढ़ लेना। जवेरिया, हुर्मत और नुशा तीनों डाइजेस्टर की दीवानी थी और हर महीने तीनों ने बारी बारी डाइजेस्ट मंगवाना होता था। जिस महीने जो डाइजेस्ट मंगवाती इस महीने इसी की चारादारी होती। इस बार हुर्मत की बारी थी, सारे डाइजेस्ट इसी ने मंगवाए थे इसलिए इसी की चारादारी थी। मैंने अपने सारे पैसे सिर्फ इस एक किस्त के लिए खर्च किए हैं और तुम कह रही हो कि अभी ना पढ़ूँ? हुर्मत ने दिल मिला के कहा। यार थोड़ी देर बाद पढ़ोगी तो भी तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे, जवेरिया ने इसे तसल्ली रखने का कहा। तो फिर वादा करो जब तक मैं किस्त ना पढ़ लूँ तुम कोई भी बात डिस्कस नहीं करोगे, इस तरह सारा चाम खत्म हो जाता है। न जाने की और कैसे हुर्मत मान की, वरना वो नॉवेल्स के मामले में बेहद क्रेजी थी। ओके वादा, जवेरिया ने खुशी खुशी वादा किया। चलो तुम बैठो, मैं तब तक पढ़ लूँ। जवेरिया खासी पुरजोश खुश हुई थी और हुर्मत अपनी बेचैनी पर कंट्रोल करते कोमल के करीब फ्लोर कुशन पर टिक गई। क्या मिलता है इन नावल्स और डाइजेस्टों से? कोमल ने ताज्जुब से पूछा। जो आजकल के माशरे से नहीं मिलता, हुर्मत ने डोडो का। क्या मतलब? इन नावलों डाइजेस्टर से हमें नसीहत मिलती है, ज़िंदगी जीने का थोड़ा बहुत ढंग मिलता है, सबक मिलता है और सबसे बड़ी बात कि चंद लम्हों की खुशी और राहत मिलती है, जो आजकल हकीकत की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। हुर्मत के जवाब पे कोमल बाकी चुप होगी। ये सब अफसानवी बातें हैं। मुद्दत ने सर झटक कर तमस्कराना का। नॉन डाइजेस्ट लोग की जान, नॉन नावलिस्टिक लोग की जान नावल दे विच की सवाद है। तुम्हारे समझने मेरे समझ में बहुत फ़र्क है यार। तुम हर चीज़ को टेम्परेरी लेती हो, मैं डीप लेती हूँ। डीपली अपनी बहन हुर्मत ने अपनी बहन को हकीकत से आगाह कि मुद्दत बड़े सुकून से बैठी अपने हाथों के नाखूनों की तराश में लगी हुई थी। हुर्मत, बाहर से सरवत बेगम की आवाज़ आई। जी मॉम, वो नीचे दानियाल आए, इसे खाना निकाल दो। इन्होंने कोमल के बेडरूम का दरवाज़ा खोलते से काम सौंपा। दानियाल को खाना? हाँ, वो आयशा बाजी नुशा मार्केट तक गई है, नेक्सी में कोई नहीं है, इसलिए मैंने इनसे कहा कि खाना खा कर ही जाओ, वो इंतजार कर रहा है। इन्होंने इशारा किया। इस बात को भी डीपली लीजिएगा। मुद्दत ने पीछे से आवाज़ लगाई। हुर्मत से खास जाने नज़रों से देखते बाहर निकल गई। वो किचन में आई तो दानियाल वाकई इंतजार करता, लेकिन शुक्र था वो अकेला नहीं था, इसके साथ अहमद भी बैठा हुआ था। अहमद शायद अभी भी आया था, पानी की बोतल से पानी डेल कर पी रहा था और दानियाल के साथ महवे गुफ्तगू था। हुर्मत नज़रों के हिसार से बच गई, वरना वो दानियाल की चुप और बोलती आंखों से खाई पहुँचाती थी। ओह, इधर भी मामला गड़बड़ा। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी, किस राय का इजहार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते देन वीडियो एंड करेंगे। तामीर, वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर रीच, नावल बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, अभी मैं इस नावल की एक जगह कंफ्यूज हूँ कि मंसूर हुसैन और दिल एक ही है। सारे करेक्टर बहुत अच्छे हैं यार। अब ये तो आपको आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन अभी अदील की जॉब लैदर लगी है, बाकी मंसूर हुसैन की लैदर लगी है। अब आपको आगे जाकर पता लगेगा कि एक है कि दो है। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। और जुनी की सिक्स सेंस कह रही है कि वकार फंदी ने कुछ ना कुछ पास्ट में ज़रूर किया होगा और इसका कनेक्शन दिलावर शाह से है। बाकी देखते हैं क्या होगा। अहो लेट्स सी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, नावल डेली देना अभी प्लीज़। आमीन, थैंक यू। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश यही है, लेकिन आप लोगों के हालात कोई नहीं है। मैं 300-400 व्यूज़ के ऊपर मैं कैसे नावल को जारी रखूँ? जो नहीं देते उनका कह रही हूँ। अब्दुल्ला मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल बहुत अच्छा ऑलरेडी रीड किया हुआ मैंने। थैंकफुल आपी, थैंक यू, वेलकम डियर अब्दुल्ला मोहम्मद। आमरा तो फैल आउटस्टैंडिंग नावल, थैंक यू आमरा। महानूर, कमाल नावल प्लीज़। अब नीलम का यार सितमगर भी रीड कर देना। उसका यार परमिशन इशू है, वो मुश्किल है, वो नहीं अभी हो सकता। थैंक यू महानूर। कादिर लुगारी ने हार्ट भेजे हैं। बुशरा आज़म, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर रीच, इतना जुल्म, इतनी धमकियाँ, प्लीज़ ना ऐसा ना करना। अब सब प्लीज़ सुन भी रहे हैं, पसंद भी आ रहा है आपका नावल। ऐसा हो सकता है आपका नावल पसंद ना है, प्लीज़ रोज़ एपिसोड आना चाहिए प्लीज़ यार। थैंक यू बुशरा, इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है, बाकी रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है यार। आप खुद एक दफ़ा खोल के कमेंट्स वो चेक करो, कमेंट एक एपिसोड के ऊपर कितने व्यूज़ कितने हैं, जस्ट आप ये चेक कर लो, फिर आप खुद ही बताओ ईमान से कि ऐसा बनता है कि 300-300 400-400 कमेंट्स 24 घंटे में आ रहे हैं। तो कमेंट्स कह रही हूँ, सॉरी, 300-400 जो आए कमेंट्स वो तो पता नहीं कोई आलमी रिकॉर्ड च नाम लिखा जड़ा उस दिन का व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर ऐसे पे मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ना। अली बेग, मज़े का नावल, इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच अली बेग। महानूर, उफ़ क्या स्टोरी है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब इन लड़कों को एक लड़की अच्छी नहीं लगती तो अपना रिलेशन को आगे क्यों बढ़ाते हैं। जो बोलता है ना कि हम काश नई शादी की, इससे उनका बच्चा भी सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर मैं और बात करूँगी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि बात करते हुए मुझे शर्म तो आनी नहीं है, बट लोगों ने बोलने हैं कि इतनी खुली बातें करती है ये। इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बात आपकी सही है, जिनकी आपस में नहीं बनती होती ना, उनके बच्चों के ढेर सबसे ज़्यादा होता है। मुझे भी आज तक इस बात की समझ नहीं आई। मानूरात, थैंक यू सो मच। नील नावल का वेट कर रही थी, आप कब अपलोड करेंगे? आई नो मैं लेट टू, बट एक इशू था इसलिए, बट आप आ गए हूँ। ये नीलम रियासत का नावल है, राइट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट सुनने लगे। वेलकम डियर, हाँ जी आपका इंतज़ार था, आप ज़रूर से ज़्यादा लेट होंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, होता चलता है दुनिया। सहरिश मुख्तार, इंटरेस्टिंग हो रहा नावल, बट ये इंतज़ार नहीं होता हमसे, इसलिए कंप्लीट होने के बाद ही पढ़ना बेहतर लगता है। बाय द वे कितनी एपिसोड में ख़त्म होगा?
सैरिश 10+ तो होंगी, अब कितनी में जाता है ये तो आगे जाके पता चलेगा। सीरत फातिमा थैंक्स ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू वेरी मच सीरत। बनी बेरी नाइस एपिसोड, थैंक यू बनी बेरी। अल्ताफ़ अहमद अच्छा है नावल, बस अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो आगे जाके क्लियर होगा ना, वो स्टार्टिंग में हर नावल कंफ्यूजिंग होता है। कादिर लुकारी ज़बरदस्त ये, थैंक यू कादिर लुकारी। अबसार हैदर रीच डियर, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है रीड करने का और हम डेली कमेंट भी करते हैं, आपके सारे नावल बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू वेरी मच अबसार हैदर। जो लोग डेली कमेंट करते हैं उनसे तो मुझे कुछ शिकवा ही नहीं है, मुझे शिकवे शिकायत उनसे है कि जो वक्त टू वक्त रहते हैं और फिर भाग जाते हैं। ये तो गाइस कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा, कैसी लगी आपको आज की किस्त बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। आगे क्या होगा क्या लगता है, मारो तुक्के। तो मुझे भी इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।